औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल फाइन। आप लोग ठीक ठाक होंगे, आपके पेपर अच्छे हो रहे होंगे। ये वीडियो हमारी कंप्यूटर साइंस की लॉन्ग रिवीजन की एक शॉर्ट रिवीजन की वीडियो, तकरीबन एक वीडियो 50 मिनट से 1 घंटे की होगी। इसको मैं अभी 5:03 रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर रहा हूँ, तकरीबन 6 बजे तक रिकॉर्ड हो जाएगी, फिर मैं इसको लगा दूंगा इंशाल्लाह। अब इसमें मेन बात क्या सुनने वाली ज़रूरी बात है, इसमें हम ऑब्वियसली बात है टॉपिक्स को ब्रीफली कवर कर रहे होंगे, ठीक है। तो आप गूगल के ऊपर जाके एजुकेटर चेंज आगे यानी कंप्यूटर साइंस ओ लेवल एजुकेटर चेंज लिखोगे या इस वीडियो के पिन कमेंट्स में देखोगे तो वहाँ मेरे नोट्स पड़े हुए हैं, उनको एक बार गो थ्रू कर लेना। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो ऑब्वियसली बात है इसमें डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि उनमें आपको बना के दिखाने की जरूरत होती है, उसका हमारे पास टाइम भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। दूसरा यार गर्मी बहुत है आज ना, इसी के बावजूद ये कि पंखा चला नहीं सकते होते वीडियो में, बहुत गर्मी है। चलो खैर उसको अवॉइड करेगा, वीडियो में थोड़ा सा उसका इशू हो जो समझाने वाली बात है। कुछ चैप्टर्स की मैं आपको बताऊंगा डिटेल इन्फॉर्मेशन, कुछ की मैं आपसे शेयर करूंगा जो ट्रिक्स होती हैं, ठीक है, ताकि उन दोनों को आपने ज़हन में रखना है ताकि आपके चैप्टर इजीली हो सके। पहली बात मैं कुछ चैप्टर्स में शुरू में करना चाहूंगा, एक चैप्टर से बच्चे डरते हैं। पहली बात तो ये कि कंप्यूटर साइंस पेपर 1 जो है ना आपका एटलीस्ट इस टाइम तक जो हमारा पेपर पैटर्न चल रहा है कंप्लीटली बुक से रिलेटेड होता है, ठीक है। इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस थ्योरी नहीं होती है, बुक की अगर आपकी तैयारी सही है तो आपका पेपर अच्छा होगा। 2 चैप्टर होते हैं बेसिकली जिनमें आपको खुद से कुछ करना पड़ता है, एक लॉजिक गेट्स वाला चैप्टर है, दूसरा चैप्टर आपका आ जाता है जो बाइनरी डेनरी नंबर सिस्टम करने वाला चैप्टर है, ठीक है। इसके अलावा किसी और चैप्टर में आपका माइंड को इतना यूज़ नहीं कर रहा होता, बेसिकली आप सिर्फ वही कर रहे होते जो आपको उसने बुक में दिया होता है, ठीक है। तो ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है, आसान पेपर है, ग्रेड स्पोर्टिंग पेपर है, कोई मसला नहीं होता इसके अंदर। इसमें एक चीज़ आपने ज़हन में और रखनी है जो मैंने यानी कि डिस्कस करनी है यहाँ पे। दूसरा एक इशू आता है एक चैप्टर के अंदर जिसमें बच्चे तंग हो रहे होते हैं, लॉजिक गेट्स का। मैं साथ साथ डेट शीट चेक कर रहा हूँ कि ये ना मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट कर दी है लेकिन कल हमारा पेपर 2 का ना हो। अच्छा खैर, जो मैं बात ना जा सुनते जाएँ, जो आपका क्या नाम है ये होता है ओ लेवल जोन 4 नवंबर नहीं जून। अच्छा, जो इसमें मैंने मेन बात आपको बतानी थी, जो ज़रूरी बात आने वाली थी इसके अंदर, वो ये थी कि आपका पहले मैं चेक कर लूँ यार, मैं इजी हो जाऊँ इससे, ये ना गलत बना रहा हूँ। पेपर 1-2 है, चल लसीन। अच्छा खैर 13th में, हाँ, लॉजिक गेट्स के चैप्टर में बच्चे हमेशा आमतौर पर डर रहे होते हैं कि यार ये चैप्टर बहुत मुश्किल है, ये चैप्टर नहीं होगा, समझ नहीं आ रहा। देखो लॉजिक गेट्स की एक पहली बात तो इसके नोट्स जरूर गो थ्रू कर लेना, अच्छे नोट्स बने हुए आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। अब जरा बात आ जाती है कि जो मैंने आपको आप पिन कमेंट्स देखोगे, गूगल पे जाकर सर्च करोगे, आपको मिल जाएंगे कंप्यूटर साइंस ओ लेवल एजुकेटर चेंज लिख के, ठीक है। अब जरूरी बात क्या है, लॉजिक गेट्स में कुछ चीज़ों का जिनका आपने ध्यान करना है। एक तो आपको ये पता हो कि यार किसी जो आपके लॉजिक गेट्स हैं वो आपके 1 के आउटपुट का रिजल्ट क्या देते हैं। क्या वो सेम आउटपुट पास कराते हैं, 1 को 1 का ही पास कराते हैं, क्या वो उसको अपोजिट कर देते हैं। अगर जैसे अब देखो ना, फॉर एग्जांपल आपका जोर और है, बच्चे इसमें आमतौर पर गलती करते हैं, आपको ये गलतियां बताऊं। जोर के अंदर एक्स आर जो होता है उसके अंदर अगर दोनों 1 होंगे तो वो उसको आगे 0 भेजेगा, अगर दोनों 0 होंगे तब भी वो उसको आगे 0 भेजेगा। अगर एक 1 और एक 0 होगा तो जोर में जाके वो आगे 1 का आउटपुट देगा। इसमें और में फर्क क्या है, इसमें और में फर्क ये है कि और जो होता है वो बेशक दोनों 1 हो, बेशक उनमें से कोई एक भी 1 हो एक 0 हो, वो आपको 1 का आउटपुट देता है। इस तरह जो आपका वो है क्या नाम है नैंड, और वो होता है, देखो नैंड को यूं समझा करो कि नैंड बेसिकली एंड के आगे नॉट लगा हुआ है, ठीक है। यूं समझ लो कि यूं इसको, यानी आप यूं समझ लो कि जो एंड करता है ना उसको उल्टा करता है, आपको बड़ी इजी हो जाएगा करना, ठीक है। एंड के अंदर जरूरी बात क्या है, एंड में अगर सारे इनपुट्स जो हैं वो 1 होंगे, 1 है 2 है 10 है 15 जितने इनपुट्स एक एंड के अंदर आ रहे हैं, अगर वो सारे 1 होंगे तो वो आगे 1 का आपको ऑप्शन देगा, वरना वो 1 का ऑप्शन नहीं देगा, ठीक है। इसके अलावा जरूरी बात क्या है, जब भी आप लॉजिक गेट्स का क्वेश्चन कर रहे हैं, हाँ, अगर कोई आपको 3-4 का बनाना आ जाता है, एग्जांपल है लॉजिक गेट बनाना आ जाता है, ठीक है, आपको डायग्राम, तरीका ये होता है कि उसने आपको खुद स्टार्टर्स नहीं दिए हुए ना, तो जो आपका ऐसा इनपुट है जिसकी पहली वैल्यू जो है उसके आगे नॉट लगना है, उसको आप सबसे अलग बना लो ताकि वो उनके अंदर इंटरवीन ना करें। लाइंस का जड़ डालना आपको आना चाहिए, वो लाइन के ऊपर यूं कर बनाते होते हैं ताकि अगर आप एक लाइन को दूसरी लाइन के ऊपर से पास कर रहे हैं, अव्वल तो कोशिश किया करो आपको ना करना पड़े, आपका स्ट्रेट बनाओ, ठीक है। करना पड़ जाए तो वो जर्क जेम रखा करो, इस तरह डाल के बनाते होते हैं। अब एक जरूरी बात, जितना भी कॉम्प्लेक्स लॉजिक गेट आ जाते हैं, बच्चे क्या करते हैं वो ना बहुत सारे बने बनाए लॉजिक गेट पर अट्टा मार लेते हैं, कोई फायदा नहीं है इस चीज का। आप इसको यूं क्यों नहीं करते कि यार आपको तमाम लॉजिक गेट्स का अगर इनपुट आउटपुट पता है कि नॉट जो है 1 पे 0 देगा, 0 पे 1 देगा, ठीक है। एंड जो है वो दोनों 1 पे 1 देगा, बाकी तमाम के ऊपर जो है 0 देगा। आपका और जो है वो दोनों 1 पे या एक 1 एक 0 के ऊपर 1 देगा, दोनों 0 के ऊपर 0 देगा। जोर का मैंने आपको बता दिया कि जोर जो है आपका वो एक 1 एक 0 के ऊपर 1 देगा, बाकी तमाम कॉम्बिनेशन 0-0 और 1-1 के ऊपर जो है वो 0 देगा, ठीक है। इस तरह जो आपका एक्सक्लूसिव और हो गया, तुम्हारे मेरे ख्याल मोस्टली हो गए। अब जो बात समझाने वाली है, जब आपको ये सारे आउटपुट पता है, उसने आपको एक डायग्राम दे दी या उसने आपको कहा वो कंस्ट्रक्ट करो,
जब आप उसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, आप उसको स्टेप, बच्चे करते क्या है कि वो सोचते हैं हमने इसका कुछ याद किया था, वो था नहीं, इस तरह नहीं। आप स्टेप वाइज उसे बनाओ, स्टेप वाइज, हर एक स्टेप को पढ़ के उसको स्टेप वाइज बनाया करो। उसके साथ साथ अगर वो आपको दे देता है और आपको इंटरप्रेट करना है कि यार इनके आउटपुट्स क्या होंगे, ठीक है, उसके अंदर ना जितने भी सब स्टेप्स आ रहे हैं वो आपको अमूमन जो टेबल देगा ना, उसमें एक आपको इनपुट वाला कॉलम देता है, बीच में जगह देता है वर्किंग की, और फिर वो आपको आउटपुट वाला कॉलम देता है, ठीक है। वर्किंग दो तरह की जा सकती है, एक तरीका तो होता है कि आप फॉर्मूला से वर्किंग करो, ठीक है, फॉर्मूला से वर्किंग थोड़ी बहुत मुश्किल होती है लेकिन वो करना जरूर। दूसरा आप एक काम ये भी कर सकते हो कि आप फॉर योर हेल्प पहले पेंसिल से ना उसके ऊपर बाकी डिवीजन्स बना लिया करो कि यार पहला आउटपुट, फर्स्ट करो पहले एक एंड गेट आ रहा है उसका एक नाम रख के बना दो, फिर उसके बाद एक आपका नॉट गेट आ रहा है उसका एक नाम रख के बना दो। अब आप स्टेप वाइज या उसी डायग्राम के ऊपर आप स्टेप वाइज देखो कि यार ये पहला जो है, पहले इसने एंड किया, दो इनपुट आए, एक वन तो इसने आगे वन देना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया, अगला स्टेप आ गया, वहां नॉट गेट है, उसने वहां पे पहले वन आ रहा है तो आगे जीरो देगा, अगर पहले जीरो आता तो वन देगा। आप स्टेप वाइज उसके ऊपर लिखते जाया करो। अगर आपको थोड़ा टाइम लग भी रहा है तो फायदा क्या होगा, आपका आंसर सही होगा। पहले एक सिनेरियो बना लो, फिर दूसरा बना लो, फिर तीसरा बना लो। ये उन बच्चों के लिए जिनको अगर अभी तक आपको नहीं पता किस तरह लॉजिक गेट्स की प्रोग्रेशन होती है, आप सिर्फ उनके आउटपुट्स याद करो, फिर बैठ के वहां पे आप मैक्सिमम 2 मिनट 3 मिनट लग जाएंगे, आप एक जो है सिनेरियो बना लो, जब आप सिनेरियो बनाओगे आपको उसका आंसर पता लग जाएगा। अगर आपको तरीका आता है, जो प्रॉपर तरीका है वो याद है, तो ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। फिर ऑब्वियस बात है कि आप वहां पे उसके इनपुट्स देके उनका आंसर लिखते होंगे। एक और इशू, टेबल जब फिल कर रहे होते हैं आपको पता होगा कि 1 0 1 0 1 0 1 0 और 1 1 1 1 0 0 0 इस तरह फिल कर सकते हैं, ठीक है। उससे आपकी यानी कि उसका आउटपुट देना आसान हो जाता है, नंबर्स मिस नहीं होते आपसे। बात ये कि स्टेप वाइज चला करो, और स्टेप वाइज में ये ध्यान रखा करो कि कौन सी चीज किस वाले स्टेप से मिल रही है। हो सकता है जो पहले दो इनपुट्स हैं उनका पहले ऑन और एंड ऑन वाला होके फिर वो नीचे वाले के नॉट के साथ मिल रहे हो, तो उनका जो आउटपुट है सही वाला आपस में मैच करना। ये ना इसका जो एंड से पहले वाला आउटपुट है उसको नीचे वाले आउटपुट से मैच कर दो। अगर बीच में कोई लॉजिक गेट आ रहा है तो उसके बाद वाला आउटपुट मैच होगा। जग डालना मैंने आपको बताया कि अगर कहीं आपकी लाइंस ओवरलैप करी है जग डालना आना चाहिए, जग से बढ़ा दी किस तरह कर्व डालते होते हैं, ये तमाम चीजें सीखोगे। फिर और एंड का फर्क जो होता है ड्राइंग के दौरान भी, ठीक है, ड्राइंग के दौरान भी देखा करो कि भाई कहां से आपके जो है, यानी कि इस तरह आपकी ड्राइंग हो कि आपके जो गेट्स कॉमन आ रहे हैं वो आपके कॉमनली बने, उनको ज्वाइन करना आपके लिए आसान हो। ये कॉमन ट्रिक्स हैं, मैंने बताया नोट्स में उसकी चीज इस तरह की मिल जाएंगी, लेकिन वैसे कुछ बातें आई थी मैंने बता दूं, क्योंकि इसमें आमतौर पर बच्चे डर रहे होते हैं। हालांकि ये सबसे आसान क्वेश्चन होता है, इसमें कभी मैं नहीं देखा कि उसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस से मसला हो सके, ठीक है। नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या आती है, हम बात करते हैं उसके ऊपर, हमारे नंबर सिस्टम वाले क्वेश्चन के ऊपर। ये आपका बेसिकली अटेम्प्ट का क्वेश्चन होगा, करना पड़ेगा आपको, मैं नोट्स में दिया हुआ तरीका इसका। पहली बात ये देखो, कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज समझता है, कंप्यूटर ये जो बाकी लैंग्वेज होती है हाई लेवल लो लेवल नहीं समझता, ठीक है। उसको मशीन लैंग्वेज समझानी है, 1 0 की लैंग्वेज समझानी है, तो तमाम चीज़ों को इसमें कन्वर्ट होना जरूरी है, ठीक है। हमारा ये जो आम नंबर सिस्टम होता है ना, इसको हम कहते हैं डेनरी नंबर सिस्टम। हमारा ये जो हमारा 10 की पावर के साथ चल रहा होता है। बाकी हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम जो है 2 की पावर के साथ होता है। इसमें कॉमन तरीन मिस्टेक सुन लो, बच्चे क्या करते हैं, जो पहले वाला होता है ना, देखो आपने स्टार्ट करना है, जो यहाँ जरूरी बात है 2 की पावर 0 से, ये ध्यान रखना। ये राइट मोस्ट जो होता है ना आपका, सबसे राइट साइड पे जो होता है, बच्चे आमतौर पर गलती ये करते हैं कि उसको कर देते हैं 2 की पावर 1। याद रखो हमने वो स्टार्ट करना है 2 की पावर 0 से। इसका मतलब ये है कि पहली वैल्यू हमारी जो नंबर हम वो बनाते हैं, वो उसको डालने के लिए डेनरी में, उसमें बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए, उसकी पहली वैल्यू 2 की पावर 0 1 होती है, 2 की पावर 1 2 होती है, फिर 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, इस तरीके से। ये पहला 1 आप मिस कर दोगे, अगर आपने 2 से स्टार्ट कर दिया 2 4 6 8, तो सारी वैल्यूज गलत आएंगी आपकी। ये बात ध्यान में रखना, कॉमन मिस्टेक है, ठीक है। पहली वैल्यू 2 की पावर 0 1 होती है, ठीक है, यानी 1 वो पहली वैल्यू होती है। अच्छा, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हमारे पास आ गया, इसको आप एक लाइन में पुट कर सकते हो। ये याद रखना है कि लाइन आपकी राइट से लेफ्ट की तरफ ग्रो कर रही होती है, सबसे छोटी अमाउंट इस तरफ होती है, सबसे बड़ी अमाउंट आपकी इस तरफ होती है, ठीक है। ये 1 से लेके 128 तक जाती है, यानी 1, उसके बाद आपका आ गया 2 4 8 16 32 64 128, इस तरीके से, ठीक है। अब उसमें तरीका क्या होता है, जब आप कन्वर्ट कर रहे होते हैं ना, ये आपको वैसे आपको तरीका ऑब्वियस बात है, आपका कल पेपर आपको आता तो होगा, लेकिन समझाने वाली बात क्या है कि पहले लार्जेस्ट अमाउंट से उसको फिल करना स्टार्ट करो। फर्स्ट करो मैंने 127 को कन्वर्ट करना है, इसके अंदर हमारी क्या होता है, ये 2 की उसके अंदर, ठीक है, यानी आपके उसके क्या होता है बाइनरी सिस्टम के अंदर। अब ऑब्वियस सी बात है कि मैं इसमें अगर इस साइड से स्टार्ट करने बैठ गया ना, जो हमारी स्मॉल वाली साइड है, ये आपको मुझे ये देख लेना मेरे कैमरे में, कहीं ये तो नहीं कि आपको वो तस्वीर उल्टी नजर आ रही हो। मैं बात जो कर रहा हूँ, मेरी बात को सुनना। यहाँ हो सकता है कि आपको जेस्चर गलत नजर आ रहे हो, मैं लेफ्ट कह रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, लेफ्ट राइट की बात कर रहा हूँ। यानी इसमें यह कि जो राइट मोस्ट साइड है आपकी, जहाँ पे आपका ये होता है, यानी 2 की पावर 0 1, उसके बाद फिर 2 4 8 ये आ रहे होते हैं, यहाँ से स्टार्ट नहीं करना। आप जब भी नंबर कन्वर्ट करोगे आपने करना क्या है,
उस नंबर से जो आपको नियरेस्ट वो मिल रहा है ना, यानी जो नियरेस्ट आपको स्मॉलर वैल्यू मिल रही है बाइनरी की, वहां आप नंबर पुट करोगे। जैसे 127 है तो बाइनरी लाइन के ऊपर जो इससे बड़ा नंबर है 128 है, हम वहां तो इसको पुट नहीं कर सकते क्योंकि वो उससे बड़ा है। इससे इमीडिएटली छोटा नंबर जो है वो 60, हमारे पास वो है 64 है, ठीक है। तो पहला 1 आप 64 के नीचे लगाओगे, इसमें से 64 को माइनस कर दो, जितनी बाकी वैल्यू बच जाए उसका भी ये तरीका करना कि उससे जो नियरेस्ट आपके पास नंबर लाइन पे जो क्लोजेस्ट छोटा नंबर है उस पर आप डाल दो। उससे बड़े पे नहीं डालना क्योंकि ऑब्वियस बात है उस नंबर को एक्सीड कर जाएगा। उससे जो नियरेस्ट छोटा है उसके बाद उसको माइनस कर दें, जो उससे छोटा है उसके। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कन्वर्ट कर रहे हैं, एग्जाम्पल है हम 87 को कन्वर्ट कर रहे हैं, बात है अब 87 में से 87 से 128 बड़ा है तो उसके नीचे 1 लगा सकते, 0 आएगा। 87 से 64 जो है वो छोटा है तो पहला 1 हमारा 64 के नीचे आ जाएगा। अब 87 माइनस 64 23 होता है, 23 से 128 बड़ा है, 64 भी बड़ा है, 123 से हमारा 32 भी बड़ा है, लेकिन 23 से हमारा 128 बड़ा है, 64 भी बड़ा है, हमारा 32 भी बड़ा है, ठीक है। लेकिन 23 से 16 हमारे पास जो क्लोजेस्ट छोटा नंबर है वो आ रहा है नंबर लाइन के ऊपर, उसके नीचे 1 लगा दोगे, उसको माइनस करके हमारे पास बच जाता है 16 और 4 5 7 बच जाता है। उससे छोटा हमारे पास 4 आ रहा है, वहां 1 लगा देंगे। तो इस तरीके से आप करोगे जल्दी हो जाएगा आपका, कोई इसमें ऐसी रॉकेट साइंस नहीं आएगी। अच्छा, जरूरी बात यह कि जितने भी जीरो आप उस वैल्यू की लेफ्ट साइड लगाओगे ना, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। जितने जीरो आप राइट साइड लगा बैठोगे उनसे वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि इसका मतलब यह है कि आप उसको पुश कर रहे हो लेफ्ट साइड, अपनी वैल्यू को लेफ्ट साइड की तरफ बड़ा कर रहे हो, ठीक है। ध्यान करना इस चीज का। उस पर हमारे पास आ गया है, पहले में रहता है पहला बेस नंबर आपका 2 की पावर 0 1 होता है, इसको ना भूलना, ठीक है। नंबर लाइन के ऊपर ही जो आपकी बाइनरी लाइन होती है, जीरो को सही वैल्यू से लगाया करें, ठीक है। अच्छा, जरूरी बात, ये जो बाइनरी लाइन होती है ना, ये 2 की किसी पावर तक जा सकती है, 2 की पावर 1000 तक जा सकती है। हम इसको आम तौर पे 128 तक इसलिए रोकते हैं क्योंकि हमारे पास जो वो होता है, तमाम ये जो नंबर है ऐड अप होके बनाते हैं 255 हमारे पास जो वैल्यू है, और हमें पता है कि हमारी जो बाइट होती है, हमारे पूरा वो बाइट का वो है वो इतना ही होता है, ठीक है। तो इसलिए हमें इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं पड़ती। ये बात ध्यान में रखना कि इससे ज़्यादा की जरूरत हमें पड़ती इसलिए नहीं क्योंकि हमारा वो पूरा बाइट का वो जो अमाउंट होती है पूरी हो रही होती है बाइनरी की, वरना ये जा तो 1 मिलियन तक आप जितना भी 2 की पावर लेके जाओ जा सकती है आगे, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास हो गया। इसमें जरूरी बात क्या है, ये बाकी उसकी कन्वर्जन का तरीका देख लेना, आपको फायदा होगा, ठीक है। एक चीज में मेरे पास टिप और थी, वो कहाँ गई। हाँ, अगर आपको क्वेश्चन एक आया हुआ था, वो आपको कहता है कि पूरी आपको एक नंबर लाइन दे देता है, ठीक है, बाइनरी लाइन, उसमें 1 1 0 0 सब कुछ फिल किया हुआ है उसने। अब वो कहता है कि इसने इस पूरी लाइन को एक स्टेप टू द लेफ्ट टू द राइट शिफ्ट कर दिया, यानी कि उसने एक स्टेप जो है पूरी उसको उठाया राइट तरफ शिफ्ट कर दिया, एक 0 लगा दिया लेफ्ट साइड पे। इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे जो आपकी वैल्यू है वो हाफ हो जाएगी। अगर पहले वैल्यू आप पास फर्ज करो 180 आ रही थी तो अब वो है 90 आएगी, ठीक है। अगर वो आपको कहता है कि उसने पूरी बाइनरी लाइन को जो फिल की हुई थी उसको एक स्टेप टू द लेफ्ट मूव कर दिया, तो इससे आपकी वैल्यू डबल हो जाएगी। जो वैल्यू पहले आई थी, पहले वैल्यू आपकी 90 आई तो 180 हो जाएगी, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये कॉमन क्वेश्चन है, उसमें आपको कई बार लाइन दी होती है बनाने के लिए, वो कॉमन सेंस का क्वेश्चन होता है, ठीक है। अच्छा, हेक्साडेसिमल का हमें पता है कि वो जो आपका वो होता है बाइनरी, पहले समझ लो बाइनरी जो डिजिट होता है, ये पूरा जो बाइनरी डिजिट है 1 बिट के बराबर होता है। हमें पता है कि उसके अंदर हमारे पास अप टू 255 मैक्सिमम वो होते हैं, ठीक है। अच्छा, 8 बिट की कलेक्शन जो होती है वो बाइट बनाती है, हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट है कंप्यूटर मेमोरी का। 16 बिट सिस्टम जो होता है उसमें एक बाइट जो होती है इक्वल टू 16 बिट्स होती है देन हमारे 8 बिट के, ठीक है। अब इसमें जरूरी बात समझो, ये हमारे आगे उसको डिवाइड किया हुआ है। इसमें एक जरूरी बात आपको क्या बतानी थी कि भी बाइट, हाँ, जो हमारा ये जरूरी बात नहीं, सो मिस करा दो, यहाँ पे कम से कम हमारे पास जरूरी नहीं है। जो आपका हेक्साडेसिमल नंबर है ना यार, उसमें उनकी तो प्रोग्रेशन याद रखा करो कि 0 से स्टार्ट होता है, बच्चे गलती करते हैं 1 से स्टार्ट कर बैठते हैं। 0 से स्टार्ट 9 तक, 9 के बाद लेके F तक, ठीक है। गलती है ना करना, कई बार बच्चे उसको 10 से आगे फिर ABCD कर देते हैं। 0 से 9 उसके बाद फिर आपका ABCD F तक होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास जरूरी बात क्या आ जाती है, और जब आपके पास कोई ब्लॉक दिया होगा आपको बाइनरी नंबर्स का, जिसको कहता है आपने बाइनरी फॉर्म में दिया है, कहता है हेक्साडेसिमल बनाना है, तो आप उसके 4 4 के पेयर्स बनाओगे, ठीक है। और आपने 4 4 के पेयर बनाने स्टार्ट करने हैं राइट साइड से, यानी जो उसकी स्मॉलेस्ट साइड है ना, जो हमारी आमतौर पे 2 की पावर 0 के नीचे आएगी, 1 के नीचे आएगी, 2 के नीचे आएगी, 4 के नीचे, 8 के नीचे, इस साइड से आपने बनाना स्टार्ट करना है। फर्ज करो उसने आपको दिए हुए हैं टोटल 15 वैल्यूज, मैं बात समझाना चाह रहा हूं। अगर आप इन 15 वैल्यूज को लेफ्ट हैंड साइड से बनाना शुरू करोगे ना कि 4 4 के ब्लॉक्स कन्वर्ट करने के लिए, तो आप गलती क्या कर बैठोगे कि आपके जो आखिरी ब्लॉक रह जाएगा राइट मोस्ट साइड के ऊपर, उसमें एक वैल्यू कम होगी। अगर आप साथ एक 0 लगाते हो राइट साइड पे तो आप वैल्यू चेंज कर बैठोगे। मैंने बताया कि जितना आप करेंगे आपकी वैल्यू चेंज होती है राइट साइड पे लगा के। ऑन द अदर हैंड, अगर आप शुरू करते हो राइट साइड से ब्लॉक्स बनाना, पहले 4 वैल्यूज के, दूसरी 4 वैल्यूज के, तीसरी 4 वैल्यूज के, चौथे पे आके आपके पास 3 वैल्यूज बच जाती हैं। इसमें अगर आप इसकी लेफ्ट साइड पे एक 0 लगाते हो तो उससे आपकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि वो आपकी
ग्रेटर साइड पर 0 लगा हुआ है, बेशक 1000 0 लगा दो, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपकी वैल्यू जो कभी उसके बाद ये जो ब्लॉक बनाते हैं, इन ब्लॉक्स को आप एक एक करके कन्वर्ट कर लिया करें, एक एक करके किया करें। पहले इन ब्लॉक्स को आप, इसका आसान तरीका क्या है, पहले इन ब्लॉक्स को कन्वर्ट कर लिया करो बाइनरी से डेनरी की फॉर्म में, यानी आम जो हमारा नंबर सिस्टम होता है उसकी फॉर्म में, कि कितनी वैल्यू बन रही है, 14 बन रही है, 15 बन रही है, 1 बन रही है, 9 बन रही है, 10 बन रही है, क्या। फिर उसको ध्यान रखा करो कि अभी जो वैल्यू बन रही है इसको मैं हेक्साडेसिमल में कर लूँ, ठीक है, आपके लिए आसानी हो जाएगी। अच्छा, हेक्साडेसिमल के यूजेज आ जाते हैं, पता है कि भाई हमारे जो प्रिंटर का मेमोरी डंप होता है इस वगैरह के अंदर यूज़ हो रही होती है, ठीक है। HTML के अंदर हेक्साडेसिमल वैल्यूज जो है कलर्स के उसके लिए यूज़ हो रही होती हैं, आमतौर पे कलर्स की कोडिंग वगैरह के लिए यूज़ कर रही होती हैं। उसके बाद हमारे पास मैक एड्रेस जो होता है, देखो मैक एड्रेस और IP एड्रेस में फर्क समझो। IP एड्रेस जो होता है वो यूनिक टू अ सेशन होता है, एक इंटरनेट सेशन में वो यूनिक होगा, हो सकता है कि अगले इंटरनेट सेशन में मेरा IP एड्रेस, पिछली बार मेरा सेशन में IP एड्रेस था वो अब आपके पास हो, ठीक है। ये कोई यानी ये यूनिक ऑलवेज नहीं होता, ये यूनिक टू द सेशन होता है। कुछ जगहों पे यूनिक ऑलवेज भी होता है, लेकिन वो भी यूनिक ऑलवेज टिल द सेशन एंड्स होता है। आप इंटरनेट सर्विस चेंज करोगे तब चेंज हो जाएगा। मैक एड्रेस जो होता है वो यूनिक टू डिवाइस होता है, मेरे एक लैपटॉप का मैक एड्रेस एक ही होगा, मेरे दूसरे लैपटॉप का मैक एड्रेस दूसरा होगा, ये आपस में इंटरचेंज नहीं होंगे, ठीक है। तो मैक एड्रेस जो होता है यूनिक टू डिवाइस होता है। इसके अंदर क्या होता है जी, आपके पास उसमें शुरू वाला पार्ट उसके नहीं होता, क्या है कि जो आपके उसके शुरू की जो होती है ना, ये 2 3 5 6 वैल्यूज़, ये आमतौर पे जो होता है ये आपकी मैन्युफैक्चरर को डिस्क्राइब कर रही होती है कौन सा है यानी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, और जो उसकी डीज वाली वैल्यूज़ होती हैं, यानी जो आखिरी 6 वैल्यूज़ होती हैं, जो आपकी राइट मोस्ट साइड पे 6 वैल्यूज़ होती हैं, वो आपकी डिस्क्राइब कर रही होती हैं कि वो डिवाइस का, यानी डिवाइस की अपनी आइडेंटिटी क्या है, ठीक है। मैक एड्रेसिंग जो होती है वो आपका आमतौर पे UAA जो होती है वो यूनिवर्सल जो होती है वो यूज़ की जाती है, ठीक है। जब आपका जो होता है जब उसको मैन्युफैक्चर सेट कर रहा हो, ठीक है। अगर जो यूज़र है वो अपना मैक एड्रेस चेंज करना चाहता है तो फिर वो LLA यूज़ करेगा। LLA क्या है, जो आपका लोकली एडमिनिस्ट्रेटेड मैक एड्रेस होता है, UA हो गया, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेटेड होता है, ठीक है। उसमें ये सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स के ऊपर हो सकता है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हो सकता है। कीबोर्ड वैल्यूज़ जो होती हैं ASCII कोड में होती हैं, ASCII II कोड्स, ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड्स होता है, पढ़ लेना, ठीक है। इसमें कोई इतना ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। ये जो है आपका क्या नाम है, ये हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है। हेक्साडेसिमल वैल्यू जो होती है वेब पेज में यूज़ होती हैं आपकी जो होती है, यानी इससे आप जो है सही वेबसाइट पे जा सकते हो, बजाय कि आप जो है फेक वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाओ। बाइनरी कंप्यूटर जो होता है, जो आपकी जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है उसे हम कहते हैं मशीन कोड। असेंबली कोड जो होता है मशीन कोड के मुकाबले में लेस कॉम्प्लेक्स होता है। ये आगे आपने पढ़ा होगा कि लो लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। तो इसके अंदर ये होता है कि प्रोग्रामर्स जो होते हैं इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ये भी आपका हेक्साडेसिमल यूज़ कर रहा होता है। नेक्स्ट हम इसके बाद आ जाते हैं किसी और, मैंने नेक्स्ट उसके ऊपर, नेक्स्ट मेरे पास क्या चीज़ है यहाँ पे, नेक्स्ट मेरे पास क्या पड़ा हुआ है यहाँ पे, नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी वाला चैप्टर है, इस पर बात कर लेते हैं यार, कोई इसमें ज़्यादा इतना मसला नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ के अंदर। देखो पहली बात तो ये है कि आपके ट्रांसमिशन के मेथड्स क्या हैं। सीरियल ट्रांसमिशन में एक वक्त में जो होती है एक वो ट्रेवल करती है, बिट ट्रेवल करती है, ठीक हो गया। ये स्लो होता है लेकिन इसमें डाटा सिंक्रोनाइज होता है। सिंक्रोनाइज से मुराद क्या है ये समझो, आप अगर बहुत सारी बिट्स एक साथ भेज रहे हो तो चांस है कि पहले एक बिट पहले वाली पहुंच जाए, दूसरी बाद में पहुंच जाए। कोई मतलब व्हाट्सएप मैसेज भेजते हो, अगर आप धड़ाधड़ मैसेजेस भेज रहे हो, बहुत सारे मैसेजेस एक साथ, तो क्या होगा, हो सकता है अगले बंदे को जब आप बहुत सारे मैसेजेस फॉरवर्ड करो ना, कई बार इस तरह होता है कि फाइलें जो पहले आनी होती हैं बाद में रिसीव हो रही थी, वो सिंक्रोनाइज रहता है डाटा। मैसेज पर पहले आए थे सारे, फाइलें बाद में रिसीव हो रही होती हैं, ठीक है। तो इससे आपका ये चीज़ जो है ये सीरियल ट्रांसमिशन में नहीं एग्जिस्ट करती, कि वहाँ पे जो है एक वक्त में एक चीज़ जा रही होती है। जो लंबे डिस्टेंसेज है उसमें आमतौर पे जो है यही आपका सीरियल ट्रांसमिशन यूज़ की जाती है। अच्छा, बहुत ज़रूरी बात, लंबे डिस्टेंसेज से मुराद 3-4 सिटीज़ नहीं है। इवन जो आपके कंप्यूटर से जो आपका एक उसके साथ ही पड़ी हुई बाहर वाली डिवाइस है, आप देखो कि वो भी आमतौर पे USB यूज़ कर रही होती है। USB माउस होते हैं, USB प्रिंटर्स होते हैं, वहाँ भी आपका सीरियल सिस्टम यूज़ हो रहा है। मकसद ये है कि यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंसेज का मतलब जो है वो सिटीज़ नहीं आ रहा, जो बात समझाना चाह रहा हूँ मैं। कंप्यूटर के इंटरनल कंपोनेंट्स जो होंगे ना, जो इंतहाई क्लोज हैं, वहाँ पे आपका वो हो रही होती है पैरेलल ट्रांसमिशन यूज़ हो रही होती है। वरना आपके इवन जो साथ वाले उसके पैरेलल डिवाइसेस हैं वहाँ भी हमारी आजकल जो है सीरियल ट्रांसमिशन यूज़ हो रही है, USB यूज़ हो रही है, यूनिवर्सल सीरियल बस ट्रांसमिशन का जो मेथड है वो यूज़ होता है। रीज़न ये कि इसको यहाँ समझने वाली बात है कि वो भी बहुत डिस्टेंस है, वहाँ भी अगर आप उसको लेटोगे तो सिंक्रोनाइजेशन ख़राब हो सकती है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास USB जो होती है ध्यान रखना है कि अच्छा ये तो हो गया जो आपका वो है सीरियल ट्रांसमिशन है वो सिंक्रोनाइज होती है, ठीक है। USB जो है उसमें ये चीज़ याद रखनी है कि USB आम तौर पे कई बार जो है एसिंक्रोनस होती है। ये मॉडर्न स्टैंडर्ड है, इसमें आम तौर पे आपको जो फ़ायदा होता है वो ये है कि मल्टीपल वो आपकी यूज़ हो रही होती है, एक पावर के लिए होती है, एक अर्थ के लिए, पूरा आपने पढ़ा भी होगा वैसे। अच्छा, इसमें ये बात ये कि उससे आपके पास आम तौर पर ऑटो डिटेक्ट हो जाती है। ड्राइवर जो होता है आपका
आमतौर पे ऑटो लोड हो जाता है, ठीक है, आपने देखा होगा आप कोई डिवाइस लगाओ तो नीचे वो ग्रीन कलर का आ जाता है कि भाई योर डिवाइस हैज़ बीन इंस्टॉल, ठीक है, तो उसका ड्राइवर पिक कर लेता है वो। ऑटो डिटेक्शन है, इसका बेनिफिट क्या है, ऑटो डिटेक्शन होती है, कनेक्टर्स जो होते हैं वो कभी, अच्छा आमतौर पे यूएसबी कनेक्टर्स जो होते हैं वो सिंगल वे लगते हैं, वो 2 वे आप एक मीटर में लग सकते हैं, तो उसमें गलत लगाने का चांस नहीं होता कि डैमेज नहीं कर सकते। इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड बन चुकी है ये चीज़ आपकी, ठीक है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन रेट्स जो उसके अवेलेबल होते हैं, डाटा ट्रांसमिशन के मुख्तलिफ रेट्स अवेलेबल हैं। बेसिकली समझाने की बात ये है कि कई बार आपको यानी वो यूनिवर्सल से अगर आप 3.0 ले रहे हो, जो भी ले रहे हो, उस हिसाब से जो है आपका स्पीड उसकी डिफरेंट होती है, ठीक है। अच्छे जो आपके जो न्यूअर स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं यूएसबी के, वो आमतौर पर बैकवर्ड कंपेटेबल है। प्रॉब्लम क्या है कि केबल की लेंथ आमतौर पर 5-6 मीटर तक, 5 मीटर तक होती है, ऑलमोस्ट से ऊपर नहीं होती, ठीक है। ट्रांसमिशन जो होती है वो लिमिटेड होती है, 500 मेगाबिट्स पर सेकंड तक एटलीस्ट तक हमारी बुक का डाटा हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। और बहुत ओल्ड स्टैंडर्ड्स जो है वो शायद हो सकता है कि फ्यूचर में सपोर्ट ना किए जाएँ। जो पैरेलल ट्रांसमिशन है उसमें ऑब्वियसली बात है बहुत सारी बिट्स एक में ट्रैवल कर रही होती हैं। आमतौर पर ये होता है कि 8 बिट्स यानी कि एक बाइट को एक साथ ट्रैवल करवाते हैं, इनका सेंस बनाती है बात की, ठीक है। ये आपका इंतहाई फास्ट होता है। ये डाटा जो होता है इसमें नुकसान क्या है कि इतना जब आप डाटा एक साथ ट्रैवल करते हो तो डाटा आउट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन जा सकता है, ठीक है। डाटा जब सिंक्रोनाइजेशन लूज कर जाता है उसमें कहते हैं स्क्यूड होना है, SKEWED, ठीक है। ये स्टैटिस्टिक्स में अलग इसका मीनिंग है, यहाँ पे इसका मतलब होता है कि वो डाटा आउट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन है। पैरेलल जो सिस्टम होता है उसमें बेसिकली ये आपका कंप्यूटर और रैम के बीच में बहुत क्लोज कंपोनेंट्स, यानी इंटरनल कंप्यूटर कंपोनेंट्स कंप्यूटर और रैम के बीच में यूज हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाता है कि डाटा की सेंडिंग की डायरेक्शन क्या है। उसमें हमें पता है कि सिंप्लेक्स सिस्टम होता है। सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन जो होती है यूनिडायरेक्शनल होती है, एक साइड पे जाएगी दूसरी साइड पे नहीं जाएगी। जैसे स्कैनर से डाटा जो है कंप्यूटर में आता है, कंप्यूटर से डाटा स्कैनर में नहीं जाता, ठीक है। जो आपकी हाफ डुप्लेक्स होती है उसमें दोनों साइड पॉसिबल है लेकिन एक टाइम पे पॉसिबल नहीं है। जैसे इसकी एग्जांपल ये है, जो पुलिस वालों का फोन नहीं होते, पहले बटन दबाते हैं, एक बोलता है, फिर दूसरा बटन दबाता है, दूसरा बोलता है, एक वक्त में दोनों कम्युनिकेशन नहीं हो रही होती, ठीक है। तो ये आपका हाफ डुप्लेक्स हो गया। फुल डुप्लेक्स में एट द सेम टाइम दोनों तरफ ट्रांसमिशन हो सकती है। जैसे हम जो नेट वाला यूज़ कर होते हैं घर में, वो आमतौर पर आपका फुल डुप्लेक्स पे चल रहा होता है, दोनों साइड ट्रांसमिशन हो रही होती है, ठीक है। जैसे अपलोडिंग और डाउनलोडिंग सेम टाइम पे हो रही होती है। सिंक्रोनाइजेशन के मेथड से बात कर लेते हैं। एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन होती है जहाँ डाटा जो होता है, इसमें बात समझने वाली, एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन डाटा जो होता है वो एक एग्रीड पैटर्न में ट्रांसफर होता है, ठीक है। कंट्रोल बिट्स होती हैं स्टार्ट में भी एंड में भी, पूरे डाटा ब्लॉक के जो डिटरमिन करती है कि पूरा डाटा जो है वो सही तरह पे स्टार्ट और कंप्लीट हो गया है। जो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन होती है उसके अंदर जो होता है ना बेसिकली कंटिन्यूस स्ट्रीम जा रही होती है डाटा की, ठीक है। इसमें डाटा ब्लॉक्स नहीं होते। एसिंक्रोनस में डाटा ब्लॉक्स पहले ट्रांसफर होंगे, इसमें जो होती है कंटिन्यूस स्ट्रीम जा रही होती है। टाइमिंग सिग्नल्स जो होते हैं इंटरनल आपके क्लॉक के, वो चेक कर रहे होते हैं आपके, नहीं मतलब कंप्यूटर की क्लॉक के, कि आपके डाटा में सिंक्रोनाइजेशन है या नहीं है, ठीक है। कंट्रोल बिट्स नहीं होती, ये आमतौर पर फास्टर होती है एसिंक्रोनस से, लेकिन इसके अंदर ऑब्वियस ही बात है कि जो आपका वो है क्या कहते हैं उसका, डाटा की स्क्यूनेस का जो होते हैं चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, बहुत सारे मेथड जाते हैं, पैरिटी चेक बड़ा पड़े होंगे, इसकी मैं आपको ना तरीका तो आप नोट्स में देख लेना क्योंकि इसमें भी इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, जो समझाने वाली बात है इसका मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। अगर आप पास पैरिटी ब्लॉक आ जाता है, ठीक है, पैरिटी ब्लॉक में बच्चे गलतियाँ करते हैं आमतौर पर, जो कॉमन मिस्टेक होती है वो आमतौर पे एक साइड से देखेंगे उसको और उसको लोड डाउन कर लेते हैं। यार हमेशा पैरिटी ब्लॉक में दोनों साइड से देखना होता है क्या वो चीज़ आउट ऑफ प्लेस है या नहीं है, ठीक है। इस तरह जो आपका पैरिटी बिट होती है, पैरिटी बिट तो खैर वैसे बड़ा ईजी है। एक जरूरी बात इसमें और है कि उसमें ये चीज़ जरूर चेक किया करो, बच्चे कई बार जल्दबाजी में क्वेश्चन नहीं पढ़ते कि भाई कौन सी पैरिटी यूज़ कर रहा है, क्या वो इवन पैरिटी यूज़ कर रहा है, क्या वो ऑड पैरिटी यूज़ कर रहा है, क्योंकि यही चीज़ डिसाइड करेगी क्या आपकी उसकी फाइनल पैरिटी इवन या ऑड है। जब आपसे प्लस कर रहे हो एंड में बैठ के, अगर आपने ऊपर क्वेश्चन सही नहीं पढ़ा, आप तो अगर ऑड आएगा उसको गलत मान लोगे, उसने ऑड पैरिटी यूज़ की हो, तो पैरिटी को गौर से पढ़ा करो भी पैरिटी आपकी है कौन सी, उसकी ट्रांसफर जो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। ये होती है कि एक टाइमर सेट किया जाता है उसके अंदर जो अलाउ करता है यानी रिसीवर ने जो होता है, जो डाटा रिसीविंग एंड होता है, उसने एक्नॉलेज करना था उसको डाटा मिल गया। अगर उसको एक्नॉलेजमेंट ना मिले तो पूरा डाटा ऑटोमेटिकली जो है रीसेंड कर दिया जाता है। चेक सम वाला जो होता है उसमें एडिशनल वैल्यू सेंड की जाती है उसका चेक सम के तौर पे। ये आपके जितने भी बार कोड्स वगैरह है ना, बार कोड्स होते हैं, जितने भी इस तरह की कोडिंग होती है, इसमें आमतौर पर चेक सम मौजूद होता है। अच्छा, ज़रूरी बात क्या है, चेकसम के अंदर ना उसका कई बार वो आपको पेपर में जो होता है, कई बार तो नहीं बहुत कम इस तरह हुआ है कि वो कुछ चेकसम तो आमतौर पे बड़े यानी कॉमन है। जैसे आपका जो होता है वो एक उसमें होता है क्या 13 के नाम से मेरे ध्यान से भी निकल गया, आपने पढ़ा भी होगा क्या 13 होता है, मुझे ध्यान से निकल रहा है। मकसद ये कुछ तो बड़े कॉमन पैटर्न्स हैं। कई बार वो आपको एक पैटर्न हो सकता है डिफरेंट दे दे, वो फिर बताए, अगर ऐसा होगा तो बताएगा कि यार इस चेकसम के लिए ये प्रोसीजर फॉलो होगा, पहले इसमें हम ये करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर चेकसम आएगा। तो उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, जो फॉर्मूला दिया अप्लाई कर देना आपका आंसर निकल आएगा। इसमें कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं, हर चीज़ सामने दी होती है उससे, ठीक है। इको चेक ही होता है कि पूरा इको चेक और ARQ में फ़र्क ये है कि में आपने एक्नॉलेजमेंट भेजनी होती है। इको चेक में ये कि पूरा डाटा जो है वापस ट्रांसफर किया जाता है, यानी कि जो आपको पहले मिला है उसको आप पूरा वापस सेंड करोगे चेक करने के भी सेम डाटा आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन इसमें नहीं से फ़ायदा ये होता है, इसमें नुकसान क्या है कि आपको पता लगता है डाटा करप्टेड है या नहीं, लेकिन ये नहीं फ़ायदा ये है। नुकसान ये है कि आपको पता लगता है डाटा कहाँ से करप्टेड है, ठीक है। तो ये ज़रूरी बात है इसके अंदर। अच्छा, इंटरनेट के अंदर हमारे पास आ जाता है कि भाई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं कई बार आपको एक्सेस देते हैं उसका, कई बार आपको फीस देते हैं। कुछ इंटरनेट प्रोवाइडर कुछ दफ़ा सस्ता भी यानी फ्री भी दे देते हैं, लेकिन आमतौर पर थोड़ा फ़ी होता है, ठीक है। जो आपका
आमतौर पे जब आपको एक्सेस देते हैं तो आपका यूज़र नेम बनाते हैं उसके ऊपर अपने उसके लिए पासवर्ड, और आपके यूज़र नेम पासवर्ड और ईमेल के साथ, ठीक है। एट टाइम्स ईमेल मांगा जाता है। जैसे अगर आपने मैंने इंटरनेट कलेक्शन ली थी तो उन्होंने मुझसे नंबर मांगा था, ईमेल और मांगा था, जिससे वो आपका अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। ये आपको फिर यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल दिया जाता है, आपको आईपी एड्रेस दिया जाता है जो यूनिक होता है एक पर्टिकुलर डिवाइस जो एक टाइम पे इंटरनेट यूज़ कर रही है उसके लिए। अब इसमें दो तरह के आते हैं, याद रखना। कई बार होता है कि एक तो ये चीज़ जो ज़रूरी है, जो मेन जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि कंप्लीट इंटरनेट सेशन के लिए वो यूनिक होगा। एक कंप्लीट इंटरनेट सेशन के लिए वो चीज़ उस वक्त यूनिक होगी, किसी और के पास वो चीज़ नहीं होगी। लेकिन शेयर्ड भी होते हैं, इसको ध्यान में रखना कि शेयर्ड से मुराद ये होता है कई सारे जो होते हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं, एक ही उनका चल रहा होता है, ठीक है। अच्छा, आमतौर पे ये चीज़ होता है कि आईपी क्या चेंज होगा या अनचेंज होगा। पाकिस्तान में मोस्टली आईपीज़ चेंज होते रहते हैं, ठीक है। कई बार इस तरह भी होता है बाहर के मुल्क में कि अनचेंज भी होता है, ठीक है। आईपी जो होता है वो आपको बताता है डिवाइस की लोकेशन, के डिवाइस कहाँ है मौजूद इस टाइम पे। मैक एड्रेस जो होता है वो उस डिवाइस को आइडेंटिफाई करता है, मैंने आपको पहले बताया था। अच्छा, एचटीएमएल जो है याद रखना, एचटीएमएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। एचटीएमएल जो है मार्कअप लैंग्वेज है, कॉमन मिस्टेक होती है, ध्यान रखना चाहिए इसको। हमने वीडियो 3 पे स्टार्ट की थी, 33 पे खत्म हो जाए, ठीक है। मार्कअप लैंग्वेज है, इसमें जो है मुख्तलिफ आपका यानी कि इसमें बेसिकली इसके अंदर दो चीज़ें मेन ज़रूरी होती हैं। मार्कअप टैग से बनी होती है, एक तो इसका स्ट्रक्चर ज़रूरी है, ठीक है, यानी सिमेंटिक्स जो है उसकी डॉक्यूमेंट की वो ज़रूरी है। प्रेजेंटेशन होती है डॉक्यूमेंट की कि आप उसको यानी कि इंडेंटेशन कर रहे हो नहीं कर रहे। और स्ट्रक्चर प्रेजेंटेशन जो होती है इसको आम प्रेजेंटेशन में नहीं समझा करो, उसका कलरिंग क्या है, ठीक है, उसमें डाटा किस तरह शो हो रहा है, अलाइनमेंट क्या है, ये आपकी वो हो गई। और स्ट्रक्चर उसका हो गया वो कर क्या रहा है डाटा। तो आमतौर पे इनको अलग अलग रखा जाता है। जो आपका वो होता है वो एचटीएमएल फाइल बन जाती है, दूसरा आपका सीएसएस कैस्केडिंग जो स्टाइल शीट होती है उसकी फाइल बन जाती है, ठीक है। एचटीटीपी जो है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ये वो प्रोटोकॉल है जिससे हमें जो है डाटा ट्रांसफर होता है इंटरनेट के ऊपर। HTTPS होगा तो उसमें वो जो ग्रीन पैडलॉक बना होता है, ग्रीन कलर का ताला नहीं बना होता वेबसाइट के साथ, वो होता है यानी कि सिक्योर वो होता है, ठीक है। जो आपका HTTP जो है याद रखना कि HTTPS से ज़्यादा फास्ट होता है, क्योंकि ऑब्वियस बात है उसमें एक लेयर कम इन्वॉल्व होती है। वेब ब्राउज़र जो होता है वो ट्रांसलेट करता है वेब उसको, यानी वेब ब्राउज़र जो होता है ट्रांसलेट करता है वेब सर्वर के नेम को, ठीक है, इनटू एन IP एड्रेस। और जो आपका HTML कोड है वो शो होता है जब आपका ब्राउज़र जो है उसको इंटरप्रेट कर लेता है। ये हमारे जो पेपर था मुझे याद है तब ये नया नया सिलेबस चेंज हुआ था, मेरा ख्याल पहला साल ही था हमारे वाले सिलेबस चेंज हुआ, 15 की बात है, 15 के मई जून की, 5 नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो उसमें यूँ था कि ना उसमें उन्होंने मेरा ख्याल पूछा हुआ था कि ब्राउज़र का ये पूरा स्टेप वाइज किस तरह होता है। तो उसके ना एक दफ़ा 2015 मई जून हमारा जो वेरिएंट है उसका पेपर ज़रूर देख लेना। उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था कि उसमें उसने पूछा हुआ था कि इसकी वो बताएं, यानी आपका मई जून 2015 का पेपर 1 आपका हमारे वेरिएंट का 1-2 जो है उसको आपने ज़रूर चेक करना है। उसमें उसने पूछा हुआ था कि ये जो होती है किस तरह होती है, इसकी ना क्या कहते हैं, यानी जो पूरा ये ट्रांसफ़र का प्रोसेस उसके स्टेप बाय स्टेप दिए हैं 1 2 3 करके, ठीक है। तो भाई पहले क्या होता है, फिर कौन रिक्वेस्ट भेजता है, फिर क्या यानी ब्राउज़र और सर्वर में से क्या चीज़ क्या करती है, वो आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा, उसमें से याद करके देख लेना, ठीक है। या जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का चैप्टर है ना, इसमें ऑब्वियस जो मेन बात है समझाने वाली वो ये है कि इसके अंदर डिटेल्स बहुत ज़्यादा हैं। इसको इफ़ा बुक से गो थ्रू ज़रूर करो, क्योंकि उसमें बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो आपके पेपर में आ जाती हैं। जैसे आपकी मुख्तलिफ टाइप की टच स्क्रीन जो है उनके कैपेबिलिटीज़ जो है, मुख्तलिफ टाइप की टच स्क्रीन के अंदर जो डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, उनमें किसके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या उसके नुकसान आते हैं। कि मुझे याद है हमारे पेपर में 2015 के अंदर ये क्वेश्चन पेपर में आया था, तीनों बनाई हुई थी, उन्होंने पूछा था कि भाई क्या देनी है, तो वो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। बाकी आपकी ये जो है ना कुछ चीज़ें बड़ी कॉमन सी बात करना जरूरी नहीं है, ये हमारे पास हो गया। हाँ, बार कोड की रीडिंग का मेथड जरूर पढ़ लेना कि बार कोड रीड किस तरह करता है। जो लाइट लाइंस होती हैं उसका वो क्या करता है, 0 की वैल्यू दे देता है, ठीक है, या 0 1 की वैल्यू जो होता है, डार्क लाइंस की हो गई आपकी, 0 1 उसकी वैल्यू हो गई, LD की वैल्यूज़ जो हो जाती हैं आपकी, ठीक है। ऑटोमेटिकली कोड को रीड करता है, वो बता सकता है कि कोड किस चीज़ का है, तमाम चीज़ें। मेरे ख्याल है वीडियो का टाइम खत्म हो गया, इसको रीस्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बताने वाली है यार, यहाँ पे आपका किसी चीज़ का बेनिफिट पूछ लेना खुदा ना खास्ता आपको नहीं याद तो वैसे सोच लिया करो। यार एक बात है, अगर इकोनॉमिक की मोड है आपका, ठीक है, जो आपका यानी आपकी रेपिटेटिव स्ट्रेन जो काउंट कर रहा है, तो उसका बेनिफिट क्या है, कॉमन सेंस कहती है भाई इससे अगले बंदे का वो नहीं होगा, हेल्थ उसमें रहती है। दूसरी बात ये है एक ज़्यादा प्रोलॉन्ग टाइम तक काम हो सकता है। तीसरी बात ये है कि वो जो है ज़्यादा कंफर्टेबल होता है यूज़ करना। इस तरह होगा आपका बार कोड का रीड का पूछ लेता है तो भाई फास्टर बिलिंग होती है, एक्यूरेट बिलिंग होती है, आपकी हर चीज़ ऑटोमेटिकली अपडेट हो रही होती है, तो आपको यानी स्टॉक वाला की मैनेजमेंट सामने जाती है। वो आपसे OCR का पूछ लेता है, OCR का बेनिफिट ये हो जाता है कि भाई अच्छा OCR OMR में फ़र्क क्या रखा करो। OMR जो होता है वो मार्क रीड करता है, यानी कि निशान रीड करता है। जैसे हमारे जो पेपर में होता है ना, हमारा जो ये जो हम करते हैं, ये जो हमारे पेपर वन होते हैं हमारे इकोनॉमिक्स के, बायो के,
फिजिक्स के, आपके केमिस्ट्री के, इनमें जो आप वो फिल करते हो, शीट फिल करते हो, वो आपका OMR से चेक हो रही होती है। जो OCR है उसमें फ़र्क ये है कि वो करेक्टर्स रीड करता है। अगर आप किसी चीज़ को प्रिंट करोगे, जो चीज़ें मेरे में आ रही हैं जल्दी जल्दी मैं सारी बताता जा रहा हूँ कि ऑब्वियसली बात है, बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें ना वो फ्लो के साथ आती हैं। OCR और OMR में फ़र्क ये है कि जो OCR होता है, अगर आप एक चीज़ को वैसे प्रिंट करोगे ना तो आपके पास वो उसका इमेज आ जाता है, ठीक है, लेकिन उसमें जो करेक्टर्स लिखे होते हैं उनको आप एडिट नहीं कर सकते। जो OCR होता है उन करेक्टर्स को रीड करता है ताकि आप उनको एक वर्ड डॉक्यूमेंट की फॉर्म में, इन सेंस वर्ड डॉक्यूमेंट बना दिए कि एक टेक्स्ट एडिटर के अंदर जो एडिट कर सको, ठीक है। ये फ़र्क हमारे पास आ जाता है। उस पर हमारे पास और क्या है, QR कोड का फ़र्क क्या होता है। देखो QR कोड जो होते हैं ये बेसिकली एक टाइप ऑफ बार कोड समझ लो, ठीक है। इनमें डार्क और लाइट स्क्वीज होते हैं, ठीक है। जो आपका QR कोड होता है बेसिकली ये बार कोड ज़्यादा अच्छा क्यों है, यानी कि इससे उसमें बेनिफिट क्या है। बेनिफिट ये है कि QR कोड जो होता है वो 7000 डिजिट कंटेन कर सकता है, कंपेयर टू जो बार कोड है उससे 30 डिजिट कंटेन कर सकता है मैक्सिमम, ठीक हो गया। और ये आमतौर पर आपके मोबाइल वगैरह के स्कैनर्स के बिल्ड होते हैं, ठीक है। और ये कोड जो होता है वेबसाइट को रेफर कर सकता है, इवन किसी फ़ोन नंबर को रेफर कर सकता है, ठीक है। इसमें आपको फ़ायदा ही होता है, आपको एड्रेस लिखना नहीं पड़ता, सिर्फ कोड स्कैन करो काम हो जाता है, ठीक है। और इससे आपकी एडवर्टाइजिंग इफेक्टिव हो सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि लोगों को अगर आप हर चीज़ लिख के दोगे कौन खोलेगा, वो स्कैन करके खुल जाएगा, आसानी हो जाती है, ठीक है। नुकसान का क्या होता है, ये साधा नुकसान जैसे OCR है हमारा, OCR अक्सर जो है गंदी हैंड राइटिंग वाला को रीड नहीं कर पाता, ठीक है। OCR की बात कर रहा हूँ, बच्चे ये ना समझ जाए पेपर मार्क होता है, मैं OCR की बात कर रहा हूँ जो आपका करेक्टर रीडर होता है। तो उसमें ऑब्वियस बात है हर बंदे को उससे बेनिफिट नहीं हो सकता। दूसरी बात ये है कि उसके अंदर आपका नेक्स्ट चीज़ क्या आती है, जो आपका वो है OMR है, हल्का मार्क रीड नहीं करेगा, कई बार मिस कर जाता है, तो मैनुअल चेकिंग ऑब्वियसली ज़्यादा एक्यूरेट होती है, इसमें गलती के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन फ़ायदा ये फास्ट होते हैं। तो ये बात ये नहीं, इस तरह की चीज़ों को ध्यान रखा करो, ठीक है। अच्छा, जो डिजिटल कैमराज है उनके अंदर मेन चीज़ क्या है भाई, पुराने कैमराज थे ना, मेरे पास पहले पड़ा हुआ है पुराना इस तरह का, उसमें पहले ना फिल्में होती थी, वो डालनी पड़ती थी, 30-35 फोटो आपसे ले सकते थे। अब डिजिटल कैमरा की जरूरत नहीं होती है, डिजिटली उनको स्टोर कर रहे होते हैं, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर होता है, उनको कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ एस्पेक्ट को उसके लाइट पास करती है कैमरा से, वही पूरा जैसे हमारा आई वाला सीन है उस तरह की बातें होती हैं, ठीक है। और जो मोबाइल फ़ोन है आमतौर में डिजिटल कैमरास मौजूद हैं। कीबोर्ड्स के अंदर, अच्छा पॉइंटेड डिवाइसेस के अंदर ऑब्वियसली बात है आपको बॉल माउस का पता हो, LED माउस का पता हो। इसके अलावा जो आपका वो है एक ग्राफिक पैड नहीं आता, टच पैड आता है, उसका पता हो। वो उल्टा माउस यानी बेसिकली ऑप्टिकल उल्टा होता है, उसके ऊपर आप टच करते हो उसको फील कर पाता है। ये आमतौर पर हमारे लैपटॉप्स के अंदर पाया जाता है, ठीक है, जो नोटबुक्स में पाया जाता है। फिर टच स्क्रीन के अंदर कैपेसिटिव टच स्क्रीन है, इंफ्रारेड है, रेजिस्टिव टच स्क्रीन है। कैपेसिटिव टच स्क्रीन जो होती है उसमें लेयर्स ऑफ ग्लास होती हैं कैपेसिटर के तौर पे, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो टॉप लेयर पे अगर आप टच करते हो वहाँ से जनरेट होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट करता है, कुछ जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसको माइक्रो प्रोसेसर डिटरमिन करता है ताकि आपको लगे कहाँ टच किया आपने। मीडियम कॉस्ट होता है, विजिबिलिटी अच्छी होती है सनलाइट के अंदर, ठीक है। ड्यूरेबल होता है, मल्टी टच अलाउ करता है, ठीक है। लेकिन इसको आप सिर्फ बेयर फिंगर से यूज़ कर सकते हो, स्पेशल स्टाइलस से। अच्छा, उस पर हमारे पास आता है इंफ्रारेड जो है वो बेसिकली हीट सेंसिटिव होता है, ठीक है। इसमें हीट सेंसिटिव मॉडल होता है, इसमें जो ग्लास होता है ये आपका, इसमें दो तरह के मॉडल हैं बेसिकली समझाने वाले। एक मॉडल हो गया आपका हीट सेंसिटिव मॉडल, जहाँ जो ग्लास होता है वो ग्लास जो यूज़ कर रहे होते हो वो वार्म ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है। दूसरा जो आपका इसका ऑप्टिकल मेथड इसमें ग्लास यूज़ होता है, यहाँ पे एक एरे ऑफ सेंसर्स होता है जो आपके एक ग्रिड की फॉर्म में उसके नीचे होता है कि जहाँ प्रेस करो उसकी कोऑर्डिनेट डिटरमिन कर सकें। मल्टी टच होता है, ग्लव फिंगर भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें से हीट पास हो रही हो, ठीक है। और ड्यूरेबल स्क्रीन होती है, आमतौर पे जो है ना माइनर इम्पैक्ट से नहीं टूटती। उस बाद आप एक्सपेंसिव होता है, हीट सेंसिटिव होता है, यानी जो हीट सेंसिटिव है वो सिर्फ वर्क करेगा बेयर फिंगर्स के साथ या ऐसे ग्लव के साथ जिसमें से हीट पास कर रही है। और एक्सट्रीमली यानी कि वो होता है जो सनलाइट होता है उसमें यानी कि बहुत अच्छा वो परफॉर्म नहीं कर होता, कई बार स्क्रीन वेरी वो ब्लर कर रही होती है, ब्लर नहीं उसमें वही वो आ रही होती है। रेजिस्टिव जो होती है उसकी अपर लेयर जो होती है पॉलिस्टर की होती है, बटन उसमें बटन ग्लास होता है, ठीक है। जब आप टॉप लेवल टच करते हो तो उससे सर्किट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। जहाँ भी सर्किट कंप्लीट होता है तो बॉटम लेयर का सर्किट कंप्लीट होता है उस जगह पर, ठीक है। तो उससे वहाँ पर रीड करता है कहाँ कर रहे हो, इससे एक सिग्नल जाता है माइक्रोप्रोसेसर की तरफ, ठीक है। तो उसकी लोकेशन डिटरमिन कर लेता है। इंतहाई चीप है और ये ग्लव फिंगर से यूज़ किया जा सकता है। विजिबिलिटी इसकी सनलाइट में अच्छी नहीं होती, ठीक है। मल्टी टच जो है बहुत कम हद तक पॉसिबल होता है, कई बार नहीं पॉसिबल होता। ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी नहीं है, टूट जाता है। स्क्रीन वक्त के साथ साथ ना नहीं होता ना, खुर्ची जाती है, वेयर आउट कर जाती है टाइम के साथ साथ, और स्क्रैच बहुत इजीली स्क्रैच हो जाती है। सेंसर्स के अंदर देखो यार मुख्तलिफ तरह के सेंसर्स होते हैं, इसमें जो बात समझने वाली है अगर वो आपसे पूछ ले तो वहाँ कॉमन सेंस भी यूज़ कर लेना कि भाई अगर एग्जांपल है, एक एग्जांपल कहता है ग्रीन हाउस लगा हुआ है। ग्रीन हाउस में ऑब्वियसली बात है, ग्रीन हाउस में जो है आप यूँ समझ लो विंड मीटर तो लगाओगे ना, विंड सेंसर तो लगाओगे। आम तो कॉमन सेंस की बात है कि ग्रीन हाउस एक आपका क्लोज इन्वायरमेंट होती है, ह्यूमिडिटी सेंसर होगा उसमें, टेम्परेचर सेंसर होगा, इस तरह की चीज़ें होंगी। तो जो आपको उसने सिचुएशन दी हुई उसका सेंसर था, वो कहता है टेस्ला गाड़ी है, इलेक्ट्रिक कार, उस पर कैसे सेंसर होंगे। ऑब्वियसली बात है कि वो आपकी प्रॉक्सिमिटी सेंसर उसमें लगे होते हैं ताकि कोई चीज़ में करीब उधर ही पता हो, ठीक है। उसमें आप हो सकता है कि उसमें लाइट सेंसर लगे उस हिसाब से अंदर के उसको वेरिएट कर रहा हो। तो इस तरह ना कॉमन सेंस को भी, मोटर सेंसर लगे हो उसके अंदर, तो कॉमन सेंसेस यूज़ किया करो कैसे यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। यानी मतलब सीधी बात कॉमन सेंस यूज़ करना करें, ठीक है। उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपकी बुक में दी हुई है, ABS की दी हुई है, इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड्स की आप देख सकते हैं। प्रिंटर्स की फॉर्म में डिफरेंसेस आपको पता हो, इंकजेट प्रिंटर में क्या डिफरेंस है, लेजर जेट में क्या फ़र्क होता है, आम तौर पर इनकी यूजेस क्या होती हैं, किन जगहों पर ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मैं आपको वैसे ना ब्रीफली बता भी देता हूँ।
जो इंकजेट होता है उसमें नोजल एक होती है जो स्प्रे करती है इंक पेपर के ऊपर। इन कार्ट्रिज जो होता है वो यानी कलर्स का भी होता है, ठीक है। कई बार आपका एक कार्ट्रिज जो होता है वो तमाम कलर्स को भी होल्ड कर रहा होता है, ठीक है। नोजल जो होती है मूव करती है क्रॉस द पेपर फ्रॉम साइड टू साइड, यूँ मूव कर रही होती है, ठीक है। और ऑटोमेटिकली जो होता है वो फीडर जो होता है पेज को फीड कर रहा होता है। उसके अंदर 2 टेक्नोलॉजीज में यूज़ होती हैं आमतौर पर ड्रॉपलेट के लिए। एक तो थर्मल बबल यूज़ होता है जहाँ रेजिस्टर्स जो होते हैं वो एक लोकलाइज्ड हीट क्रिएट करते हैं, स्पेसिफिक जगह पे हीट क्रिएट करते हैं, ठीक है। जब आप उसमें वो फेंकते हो इलेक्ट्रिक चार्ज वाइब्रेट करता है, जो इंक होती है उसके ऊपर जो होती है इजेक्ट हो जाती है, उसके ऊपर ड्रॉन हो जाती है, ठीक है। सॉरी मैं जल्दी में बोल गया हूँ। थर्मल बबल हो गया जहाँ पे वो रेजिस्टर्स जो होते हैं उसको यूज़ करता है, जो लोकलाइज हीट क्रिएट करते हैं। इंक वहाँ पे एक्सपैंड करती है और उसकी वजह से तब तक वो करती रहती है जब तक वो प्रिंटिंग पूरी चल रही है, ठीक है। जो आपका दूसरा वो है वो आपका पीजो इलेक्ट्रिक मॉडल होता है जहाँ पे आपका क्रिस्टल्स होते हैं बैक पे इंक रिसीवर के साथ ईच नोजल के ऊपर, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है जो पहले बात की थी, वाइब्रेट करते हैं उसको, जो है आपका जो इंक होती है इजेक्ट होती है और वो आपकी आमतौर पर उसके ऊपर जो चीज़ को ड्रॉ कर देती है। प्रिंटिंग के स्टेप्स क्या है, डाटा जो होता है कंप्यूटर से आपके प्रिंटर के अंदर उसमें जाता है, आमतौर पर प्रिंटर के ड्राइवर या प्रिंटर के बफर में जाता है। बफर होता है टेम्पररी मेमोरीज में आप वो चीज़ स्टोर कर रहे होते हो, ताकि होता क्या है कंप्यूटर जो है ना जब उसको पता है बफर खाली हो गया है, इंटरप्ट चाहता है कि बफर खाली हो गया, कंप्यूटर जो है उस इंटरप्ट के ऊपर जो उसको और डाटा सेंड कर देता है। अब कंप्यूटर लग गया अपने काम के ऊपर। इवन अगर इस पॉइंट पे आप कंप्यूटर बंद भी कर दो ना, आपकी प्रिंटर को ये प्रिंटर में ये सेटिंग ना हो कि कंप्यूटर बंद होने पर उसने बंद हो जाना है, तो प्रिंटिंग करता रहेगा क्योंकि उसके बफर में वो चीज़ चली गई है। अब वो अपने बफर में जो है उस पर जो टेम्पररी मेमोरी होती है उस प्रिंट कर रहा है, जब फिर खत्म होगा फिर वो इंटरप्ट भेजेगा। इंटरप्ट मतलब ये है कि एक सिग्नल भेजेगा प्रोसेसर को कि भाई उसको आपकी अटेंशन की जरूरत है, ठीक है। इंटरप्ट ये होता है, तो उससे जो है वो फिर उसको यानी डाटा भेज देगा, तो उसके अंदर वो जाता है, ठीक है। अच्छा प्रिंटर ड्राइवर, वो आपका प्रिंटर का ड्राइवर जो उसका फॉर्मेट चेक करता है कि सही चीज़ है। उसके बाद आगे आपका प्रिंटर ड्राइवर जो होता है चेक करता है कि आपका सही प्रिंटर आपने सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद वो उसको डाटा भेज देगा उसके बफर को, ठीक है। वहाँ टेम्परेचर स्टोर हो जाएगा, शीट आप पुट करते हो, सेंसर डिटेक्ट करता है कि भाई क्या पेपर अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। प्रिंटर का जो हेड है मूव करता है फ्रॉम ये इंकजेट का है साइड टू साइड शीट के ऊपर और उस पर स्प्रे करता है कलर को। पेज आहिस्ता आहिस्ता एडवांस करता जाता है। अगर आपने कभी प्रिंट करवाया हो ना जाके इंकजेट से, तो इंकजेट पे आप देखोगे स्लो 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 तस्वीर पेज बाहर आ रहा होता है। जो लेजर जेट होते हैं उनमें धमाधम पेज आ रहा होता है, धुड़ 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 पेज आ रहा होता है। इंकजेट जो होता है उसमें आप देखोगे स्लो स्लो चिक 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 करके आ रहा होता है, क्योंकि वो लाइन बाय लाइन ना यूँ उसको वो कर रहा होता है, स्प्रे कर रहा होता है, ठीक है। जब बफर को जरूरत होती है तो वो सिग्नल भेजता है, उसको डाटा भेज दिया जाए, फिर इंटरप्ट उसको कहते हैं, ठीक हो गया। आम तौर पे इंकजेट जो होता है ये हाई क्वालिटी फोटोज देता है, कलर प्रिंटिंग देता है, क्योंकि मैंने बताया कि साइड बाय साइड होता है। जो लेजर जेट होता है उसका क्या सीन है, वहाँ ड्राई इंक पाउडर यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। इंकजेट जो होता है वो लिक्विड इंक यूज़ करता है, ये ड्राई इंक यूज़ करता है। तमाम जो पेज है ना, एक पूरा पेज जो है वो एक गो में प्रिंट होता है इसके अंदर, क्योंकि इसमें ड्रम का सिस्टम होता है। समझाता हूँ कैसे होता है। ये आमतौर पर लार्ज जॉब्स के होता है जो आपको बहुत सारी प्रिंटिंग करनी हो, जितनी हमारी प्रिंटिंग प्रेस जितनी भी होती है आमतौर पर लेजर जेट की होती है, ठीक है। डाटा आ जाता है कंप्यूटर प्रिंटर के ड्राइवर में, ड्राइवर चेक करता है फॉर्मेट सही है, ड्राइवर जो होता है वो चेक करता है प्रिंटर से सिलेक्ट किया हुआ, डाटा आ जाता है बफर में। अब यहाँ से स्टेप चेंज किस तरह हो रहे हैं, प्रिंटर का जो ड्रम होता है ना उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और वो रोटेट करता है, यानी लेजर बीम जो होती है वो रिमूव करती है पॉजिटिव चार्ज सर्टन एरियाज़ के ऊपर से, और ये वो एरियाज हैं जहाँ नेगेटिव चार्ज की वजह से जो है जहाँ टेक्स्ट या इमेज एग्जिस्ट करती है, ठीक है। ये बेसिकली आपका फिजिक्स का कंसेप्ट है सारा। उसके बाद ये कि जो ड्रम कोटेड होता है पॉजिटिव चार्ज टोनर के साथ, पाउडर इंक के साथ, और जो इंक होती है वो सिर्फ वहाँ स्टिक करती है पेज के ऊपर जहाँ नेगेटिव चार्ज है। कॉमन सेंस है, ड्रम पे जो आपका था पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। जिन एरियाज़ पे आपने इंक स्टिक करवाई थी वहाँ से वो चार्ज हटा दिया गया, वहाँ वो नेगेटिव चार्ज हो गया। अब जिसके बाद आपका वो है जब उसके ऊपर वो मूव करेगा तो जहाँ जहाँ नेगेटिव चार्ज है वहाँ पे ऊपर इंक जो स्टिक कर जाएगी आपकी। उस बाद शीट ऑफ पेपर जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, क्योंकि जब उसके ऊपर रोल ड्रम कर रहा होता है, जो टोनर होता है वो एक्जैक्टली वहाँ स्टिक करता है उसको जहाँ जहाँ उसको डॉक्यूमेंट के ऊपर जहाँ लिखी हुई चीज़ें होती हैं, ठीक है, या कोई ड्रॉन चीज़ें होती हैं या खाली स्पेस नहीं होती। जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो रिमूव करते हैं पेपर के बाद ड्रम रोटेशन से, ताकि वो जो है वो ड्रम के साथ स्टिक ना करें। उस बाद ये कि जो हीटेड रोल होते हैं वो दैट वो मेल्ट कर जाते हैं, यानी उसका जो वो इंक को मेल्ट करते हैं ताकि वो जो इंक है, जो पाउडर्ड इंक है, वो पेपर के ऊपर स्टिक कर जाए। और ये डिस्चार्ज लैम्प जो होता है वो उसके ऊपर से इलेक्ट्रिक चार्ज रिमूव करता है ड्रम के ऊपर से, ताकि वो अगली जो शीट आ रही है उसको उसी प्रोसेस से जो है ये उसको जो है प्रिंट करने रेडी हो जाए। ऑब्वियसली बात है बहुत स्पीडली हर चीज़ हो रही होती है ताकि पक्की प्रिंटिंग तेज़ी से हो सके, ठीक है। हाई वॉल्यूम में यूज़ होता है, क्वालिटी नॉर्मल होती है, हाई वॉल्यूम होता है। जितने आप पेपर आप जाके कराते हो ना, फोटो कॉपी करवाते हो, प्रिंट करवाते हो, ये तमाम जो होते हैं ये आपके आमतौर पे लेजर जेट टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे होते हैं। 3D प्रिंटर आपको पता है कि उसमें जो है ऑब्वियस बात है वो लाइन बाय लाइन चीज़ों को बिल्ड कर रहा होता है। अब तो ये टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई है, पूरे मॉडल्स बिल्ड हो रहे हैं, उसमें से एक मॉडल से मुराद ये चीज़ें बिल्ड हो रही हैं। उसमें फ़ायदा ये होता है कि एक्यूरेसी होती है, कंप्यूटर को होता है, लेकिन मसला क्या है, स्लो होता है, एक्सपेंसिव बहुत है। ये तमाम चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। इसकी बल्कि टाइप्स जरा भी होंगी, वो आपने टाइप्स तो खैर नहीं, इसकी जो ये हाँ CAD में CAM में यूज़ होती है। CAD होता है कंप्यूटर के थ्रू डिज़ाइनिंग करना, CAM ये है कि उस डिज़ाइनिंग को यूज़ करके उसको यानी कंप्यूटर के थ्रू ही मैन्युफैक्चर करना, ताकि वो रोबोटिक तरीके से मैक्चर हो, यानी रोबोटिक से मुराद ये कंप्यूटर इक्विपमेंट से मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प कर रहा हो, ठीक है। बाकी आपका LED LCD मोनीटर्स OLED के फ़र्क आपको पता होंगे, मैं तमाम उसमें नोट्स में दिए हुए हैं।
हाँ, मेमोरी स्टोरेज के फॉर्मेट्स ये सुन लो। देखो जो आपका MIDI फॉर्मेट है ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, इसमें म्यूजिक इटसेल्फ रिकॉर्ड नहीं होता, यानी इसमें ऑडियो फाइल नहीं होती कि आप चलाओ और डर म्यूजिक चल लग जाए, ऐसा नहीं होता। ये इसके अंदर ये होता है कि इसमें आपकी जो इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं, कई बार अगर आपने म्यूजिक प्रोडक्शन देखी हो तो कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होती हैं इंस्ट्रूमेंट्स, उससे आप पूरी एडिटिंग वगैरह उसकी कर रहे होते हो। इस फाइल में इस फाइल में जो चीज़ आपने याद रखनी है, इसमें म्यूजिक नहीं स्टोर होता, गाना नहीं स्टोर होता खुद ब खुद, यानी ऑडियो नहीं होती। ये वो स्टेप्स रिकॉर्ड करता है जो कि उन इलेक्ट्रिकल म्यूजिकल डिवाइसेस को करने हैं टू परफॉर्म द सॉन्ग। जब आप इसको प्ले करते हो सारी डिवाइसेस को कनेक्ट करके, तो ऑटोमेटिकली वो तमाम जो होती हैं वही स्टेप करने लग जाती हैं जो उसमें सेव्ड होती हैं, ताकि वो गाना प्रोड्यूस हो सके एट द स्पॉट। उसमें जो है ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होती गाने की, यानी ना सेंस कि उसमें गाने की धुन रिकॉर्ड नहीं हुई होती, तरीका रिकॉर्ड होता है धुन लाने का। बाकी इसके जो पूरे चैनल्स के बारे में, वेलोसिटी बाइट क्या होती है पढ़ना, पिच बाइट जो होती है बताता है कौन सी नोट प्ले करने हैं, ठीक है। वेलोसिटी बाइट कितना लाउड प्ले करना है, कितना नहीं लाउड प्ले करना है, ये चीज़ बताती है, ठीक है। उस बाद हमारे पास जो मिडी फाइल है, इसके 16 चैनल्स होते हैं, 16 चैनल्स 0 से 15 तक, 1 से 16 तक नहीं याद रखना, ठीक है। उस पर हमारे पास कोई और मेरे पास इसके अंदर तमाम 16 चैनल्स को कंप्यूटर डाटा एक ही टाइम भेजता है, साइमल्टेनियसली भेजता है, ज़रूरी बात है इसमें। इसका साइज़ MP3 से कम होता है, क्योंकि अभी बात है साउंड वो नहीं होती। ये वहाँ बहुत बेनिफिशियल है जहाँ पे आपको या तो मेमोरी कम हो या फिर आपने कल को इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करनी हो, ठीक है। MPEG 3 और 4 के फॉर्मेट में फ़र्क याद रखना है। MPEG 3 जो है वो ऑडियो कंप्रेशन यूज़ करता है, जो कि उसको क्या नाम है कन्वर्ट करता है साउंड को MP3 फॉर्मेट के अंदर। अब ज़रूरी बात क्या है, जो आपकी रॉ फाइल होती है ना, उससे MP3 का साइज़ 90% तकरीबन कम होता है। इससे परपेचुअल म्यूजिक शिपिंग कहते हैं। इसमें ये होता है कि कंप्रेशन में यूज़ होती है, जो साउंड जो होती हैं वो साउंड जो ह्यूमन हेयर नहीं कर सकते ना, परपेचुअल म्यूजिक शिपिंग में उसको रिमूव कर दिया जाता है, ताकि आप जो जैसे बहुत क्वाइटर साउंड हैं जो आप सुन ही नहीं सकते, उनको रिमूव कर जाता है ताकि आपका जो स्पेस लेनी हो जाए वो यानी कि कम हो जाए, ठीक है। ये लॉसी होती है। लॉस में क्या है, लॉसी ऐसी कंप्रेशन होगी जिसमें आप ओरिजिनल फाइल को दोबारा रिसीव नहीं कर सकते, यानी दोबारा उसको रिस्टोर नहीं कर सकते। लॉसलेस जो होती है उसमें ओरिजिनल फाइल रिस्टोरेबल होती है दोबारा, ठीक है। MP3 की जो क्वालिटी होती है बिट रेट पर डिपेंड करती है, तो हाई जितना आपका बिट रेट ज़्यादा होगा उतनी क्वालिटी बेहतर होगी। आमतौर पे 80 से 320 किलो बिट्स पर सेकंड के हिसाब से होता है। आमतौर पे CD क्वालिटी जो होती है वो 228 किलो बिट्स यूज़ करती है। MP4 को याद रखना, MP4 और MP3 में बड़ा फ़र्क ये है कि MP4 जो है वो बेसिकली एक स्टोरेज मीडियम है, वो बेसिकली मल्टीमीडिया को स्टोर करता है, ठीक है। मल्टी साउंड और उसकी इमेज वगैरह को वीडियो को स्टोर करता है। MPEG 3 जो है वो कंप्रेशन करता है, ये यानी ये बेसिकली एक स्टोरेज फॉर्मेट है, इसमें फ़र्क समझो। ये स्टोरेज फॉर्मेट है, वो आपका स्टोरेज फॉर्मेट नहीं, वो आपका यानी बेसिकली वो पूरा एक उसका ऑडियो वो उसका फॉर्मेट है। अच्छा, फिर JPEG का फ़र्क जो होता है कि आपके JPEG हो गया, TIFF हो गया, इन तमाम के फ़र्क जो है वो जरूर देख लेना, ठीक है। उनके साइज़ के टेक्स्ट नंबर फॉर्मेट वाला भी जैसा कि लॉसलेस का फ़र्क है, ये जरूर बताऊँ आपको। प्राइमरी मेमोरी की ज़रूरी बात क्या है, प्राइमरी मेमोरी जब भी रेफ़र की जाएगी रैम को की जाएगी। रैम एक टेम्प्रेरी मेमोरी होती है, इसमें से वो चीज़ें लोड होती हैं जो आपने भी उस वक्त आप कंप्यूटर में यूज़ कर रहे होते हो। इसलिए कंप्यूटर की रैम जितनी ज़्यादा करते जाओगे उतने आप साइमल्टेनियस प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं, क्योंकि उतने साइमल्टेनियस प्रोग्राम्स को लोड करने की जगह होती है कंप्यूटर में। रोम जो होता है आपका, बेशक वो हार्ड डिस्क हो, बेशक वो आपका SSD हो, कोई भी हो, वो आपकी वो नहीं होती, क्या होता है, क्या कहते हैं उसे, वो आपकी टेम्प्रेरी नहीं कहते हैं इसको यार, वो आपकी परमानेंट मेमोरी होती है। उसमें से चीज़ एक अगर सेशन बंद करो डिलीट नहीं होती, खुद डिलीट करनी पड़ती है, ठीक है। स्टैटिक रैम आपका SRAM हो गया, DRAM हो गया, डायनामिक रैम का फ़र्क पता हो आपको। डायनामिक रैम जो होती है इसमें चिप्स होती है, इंफॉर्मेशन कंटेन करती है, 0 से 1 की फॉर्मेट में ट्रांजिस्टर्स होते हैं एक स्विच की तरह, जो आपको रीड एंड राइट अप करते हैं कैपेसिटर्स की वैल्यू को। DRAM जो होती है उसको रिफ्रेश करना पड़ता है तकरीबन हर 15 माइक्रोसेकंड्स के बाद, क्योंकि कैपेसिटर वरना अपनी वैल्यू को लूज़ कर जाता है, ठीक है। इसको इलेक्ट्रिकल चार्ज देना पड़ता है। DRAM जो होती है आमतौर पर लेस एक्सपेंसिव होती है, लेस पावर कंज्यूमिंग होती है, और इसकी ज़्यादा कैपेसिटी होती है कंपेयर टू SRAM के, ठीक है। SRAM जो होती है वो आप उसको बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता, ये फ्लिप फ्लॉप्स को यूज़ करती है, मेमोरी को होल्ड करने के लिए कैपेसिटर यूज़ नहीं करती। SRAM फास्टर होती है DRAM से, ठीक है। डाटा एक्सेस करने के लिए ये तकरीबन 25 नैनो सेकंड्स लेती है, कंपेयर टू DRAM जो होती है वो 60 नैनो सेकंड्स लेती है डाटा को वो करने के लिए, ठीक है। DRAM ज़्यादा कॉमन है आजकल, SRAM जो होती है उसके पास एब्सोल्यूट पावर ज़्यादा है, ठीक है। और ये इन इसको समझ लो कि इसके जो मेमोरी कैश होता है प्रोसेसर का, यानी कि इसको समझ लो कि इसका जो वो है वो इस तरह ये प्रोसेसर का मेमोरी कैश होता है स्पीड पे इफेक्ट करने के लिए। सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर आपको पता है कि आपको SSD का उसका हार्ड डिस्क का फ़र्क पता होना चाहिए, ठीक है। SSD के अंदर ऑब्वियसली बात है मूविंग कंपोनेंट्स नहीं होते, ज़्यादा फास्ट ज़्यादा सिक्योर होती है, उसके अंदर यानी कि उसके चांसेस कम होते हैं। जो आपकी HDD होती है वो सस्ती होती है, उसमें ज़्यादा कैपेसिटी की चीज़ कम प्राइस में मिल जाती है, लेकिन उसके अंदर ऑब्वियसली बात है कि मूविंग वो होता है तो उसमें खराबी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तमाम चीज़ें होगी, SSD आजकल वो ज़्यादा होती जा रही है, ज़्यादा यानी कि आजकल उसमें जा रही है। ब्लू रे CD और DVD इनका फ़र्क पता हो, ये जरूर देख लेना, क्योंकि स्टोरेज कैपेसिटी में फ़र्क क्या है, उनकी स्टोरेज करने के तरीके में फ़र्क क्या है, इन दोनों के स्टोरेज के तरीके में फ़र्क होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इनको जरूर आप गो थ्रू कर लें, तमाम चीज़ें हो गई। फाइल साइज़ को एस्टिमेट करने का तरीका ये होता है कि भाई ऑब्वियसली बात है अगर आप रिटर्न फाइल है उसमें कोई फोटोज़ नहीं है तो ऑब्वियस बात है एक जो आपका करैक्टर होता है तकरीबन 1 बाइट का होता है। जो आपका पिक्सल है, अगर 1 पिक्सल जो होती है वो बेसिकली
एक बाइट होती है इनसाइड द डॉक्यूमेंट। सो अगर आप उसकी लेंथ एंड विड्थ पिक्सल्स की पता हो तो उनको मल्टीप्लाई करके आपस में देखो, एक डॉक्यूमेंट के अंदर एक पिक्सल जो होगा ना वो तकरीबन उसका एक बाइट के बराबर होता है। तो अगर आपको लेंथ और विड्थ पता है उतने पिक्सल्स को मल्टीप्लाई करके टोटल पिक्सल कितने बनने हैं उसका आंसर निकाल सकते हो कि पिक्चर का कितना वो है, ठीक है। बाकी मुझे बच्चे ने कल कहा था टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर को बता दें, मैं ये बता देता हूँ, जरूर बताता हूँ, टाइम पड़ा है हमारे पास इतना ही, जल्दी कवर हो जाएगा। मैंने एक कॉमन क्वेश्चंस की भी मैंने देखा भी नोट्स बनाए हुए, एक नोट्स बनाए हुए मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस वाले, वो जरूर देख लेना, मेरे ख्याल पेपर 1 के बने हुए हैं। अच्छा, आपके पास टाइप्स फ्री सॉफ्टवेयर जो होता है इसमें बेसिकली यूजर जो होता है इसको रन कर सकता है, कॉपी कर सकता है, चेंज भी कर सकता है, अडेप्ट भी कर सकता है, ठीक है। लिबर्टी होती है यूज़ करने में, किसी भी लीगल यूज़ में कर सकते हैं, आपका स्टोर्स को स्टडी कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को दूसरे लोगों को पास कर सकते हैं। लेकिन इसके किसी और सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड इसमें ऐड नहीं कर सकते जो कि दूसरा सॉफ्टवेयर जो है अगर वो सॉफ्टवेयर फ्री नहीं है, यानी किसी पेड सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड ऐड नहीं कर सकते अगर वो फ्री, अगर दूसरा वाला फ्री नहीं है, ताकि कॉपीराइट प्रॉब्लम्स ना आए, ठीक है। वरना आप कॉपीराइट इन्फ्रिंज बैठोगे और ऑफेंसिव होता है, जिसके इनके ऑफेंसिव सॉफ्टवेयर इसके थ्रू आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है, अगर इवन अगर वो थर्ड पार्टी के लिए ऑफेंसिव है। फ्रीवेयर जो होता है, फ्री सॉफ्टवेयर फ्रीवेयर में फ़र्क क्या है कि फ्रीवेयर जो होता है वो आपको एक फ्री ऑफ चार्ज डाउनलोड दे देता है, ठीक है, यूज़ करने कोई फीस नहीं होती, लेकिन कॉपीराइट्स होते हैं, तो आप उसके सोर्स कोड को स्टडी नहीं कर सकते और आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। फ्री सॉफ्टवेयर में आप सब कुछ कर सकते हो सिवाय इसके किसी थर्ड पार्टी नॉन फ्री सॉफ्टवेयर के कोड कोड ऐड ना करो और ऑफेंसिव चीज प्रोड्यूस करो। फ्रीवेयर के अंदर आप बाकी हर चीज़ कर सकते हो, लेकिन इसमें आप उसको सोर्स को स्टडी या चेंज नहीं कर सकते। शेयरवेयर जो होता है ये बेसिकली आपको अलाउ करता है कि आप एक सॉफ्टवेयर को ट्रायल पीरियड के लिए यूज़ करो, ठीक है, उसके बाद आप उसके लिए पे कर दो। शेयरवेयर दो तरह के होते हैं, एक वो तरह होती है जहाँ पे आपके पास टाइम, उसका टाइम होता है कि आप एक फर्ज करो 2 दिन के लिए एक सॉफ्टवेयर को अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हो, यानी 2 दिन के लिए उसके तमाम फीचर यूज़ कर सकते हो। एक ये फॉर्म है शेयरवेयर की। दूसरी फॉर्म ये है कि वो आपको कहता है आप यूज़ अनलिमिटेड टाइम के लिए कर सकते हो, लेकिन काफ़ी सारे फीचर्स मिसिंग होते हैं, जैसे गेम्स के अंदर कंपेन मोड नहीं होता, बैटल मोड नहीं होता, वो कहता है इसलिए परचेज करो, ठीक है। तो ये 2 तरह की आपकी शेयरवेयर होती है, ठीक है। परमिशन आपको लेनी पड़ती है डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले उसको, यानी जिस सॉफ्टवेयर का ओनर है उसकी परमिशन नहीं पड़ेगी। इनके डिफरेंसेस ये रखना आपने, ठीक है, आपकी बुक में बड़ी डिटेल्स दिए भी हुए हैं ये। अच्छा, सिक्योरिटी हैकिंग वाले उस पर बात कर लेते हैं थोड़ी सी, क्या बात कर सकते हैं इसके ऊपर, खोलो यार। देखो, हैकिंग का मतलब होता है कि आप इलीगल एक्सेस ले रहे हो किसी कंप्यूटर सिस्टम का, ठीक है। हैकर जो होता है वो बेसिकली आइडेंटिटी थेफ्ट करने की कोशिश करता है या पर्सनल इन्फॉर्मेशन को मिसयूज़ करने की कोशिश करता है। डाटा करप्ट हो सकता है, चेंज हो सकता है, डिलीट हो सकता है। फायरवॉल जो होती है, स्ट्रॉन्गर पासवर्ड्स होते हैं और स्ट्रॉन्गर आईडीज़ हो गई, एंटी हैकिंग सॉफ्टवेयर को प्रिवेंट कर सकते हैं। इंक्रिप्शन जो होती है वो हैकिंग को स्टॉप नहीं करती, ठीक है। इंक्रिप्शन उस डाटे को, समझो इस बात को, इंक्रिप्शन उस डाटे को चेंज कर देती है एक नॉन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, जो जब तक वो डिक्रिप्ट नहीं होगा समझ नहीं आएगा। लेकिन हैकर उसको फिर भी हैक कर सकता है, कॉपी कर सकता है, डिलीट कर सकता है, समझ नहीं सकता होगा लेकिन बाकी सब कुछ कर सकता है, बाद में रखना, ठीक है। तो इंक्रिप्शन इज नॉट अ मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग हैकिंग, ठीक है। हाँ, हैक चीज़ का फ़ायदा कोई नहीं होता, पढ़ नहीं सकता वो। बात ये कि जो आपका क्रैकिंग होती है उसमें प्रोग्राम को एडिट करते हैं उसके सोर्स कोड को बैकडोर से, ठीक है। बैकडोर से मतलब उसके लूप होल्स पड़े होते हैं उसके अंदर। मैलिशियस पर्पस इसके लिए किया जाता है। कई बार उससे होता है कि असल टास्क में कोई और टास्क करो, डाटा कलेक्ट करो, बैकएंड इस तरह की चीज़ें, नल सॉफ्टवेयर होते हैं ना, यहाँ आमतौर पर बैकएंड में डाटा कलेक्ट कर लेते हैं लोगों का, उनके कंप्यूटर का एक्सेस ले होते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं, स्पाईवेयर डाल देते हैं उसके अंदर। हैकिंग अच्छा ज़रूरी बात है, हैकिंग ज़रूरी नहीं हमेशा हार्मफुल हो। हैकिंग जो है ज़रूरी नहीं होती कि हमेशा हार्मफुल हो, इट कैन बी फॉर पॉजिटिव पर्पसेस। लेकिन क्रैकिंग जो होती है हमेशा इलीगल है और हमेशा हार्मफुल है, ये 2 चीज़ें याद रखना। क्रैकिंग ऑलवेज इलीगल, ऑलवेज हार्मफुल। हैकिंग मे और मे नॉट बी हार्मफुल। वायरस जो होता है ऐसे प्रोग्राम होते हैं या प्रोग्राम कोड्स होते हैं जो कि अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते हैं, मुख्तलिफ फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं, करप्ट कर सकते हैं, ये मेल फंक्शन कर सकते हैं, इरेस्पॉन्सिबल कंप्यूटर के अंदर फाइलें डिलीट कर सकते हैं। इनको प्रिवेंट करें एंटी वायरस सॉफ्टवेयर से आप उनको प्रिवेंट वो कर सकते हो, सेव कर सकते, प्रोटेक्ट कर सकते हो। किसी अननोन सोर्स से सॉफ्टवेयर ना यूज़ करके आप अपने को प्रोटेक्ट कर सकते हो। जैसे ऑनलाइन को साइटें बड़ी होती हैं, यानी अनट्रस्टेड साइटें से डाउनलोड कर लिया, कोई ईमेल आई वहाँ से डाउनलोड कर लिया, ठीक है। अटैचमेंट्स ईमेल से, ऐसी ईमेल से जो आपको नहीं पता कहाँ से आ रही है, ना खोलो अपने उसको। अच्छा, सिर्फ बैकअप बनाने से आप वायरस को कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियस बात हो सकता है कि आपकी जो फाइल है जब आपने बैकअप बनाया उसमें ऑलरेडी वायरस मौजूद हो, ठीक है। तो ये चीज़ रखना। फिशिंग जो होती है फेक ईमेल सेंड की जाती है पीपल को, जो उनको एक फेक वेबसाइट लेके जाती है, जो बेसिकली किसी बड़ी वेबसाइट को, किसी मेन वेबसाइट को इंपर्सनेट कर रही होती है। जैसे आजकल बीच में ना हबीब, उसका भी एक स्कैम चला था, आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा वो फेक ईमेल्स आ रही थी कि ये, हालांकि वो असल साइट ही थी, उनकी कोई नकली साइट उस पर कर रहा था, ठीक है। इससे पर्सनल डाटा कलेक्ट किया जाता है, आइडेंटिटी थेफ्ट किया जाता है, फ्रॉड किया जाता है। आमतौर पे आईएसपीज जो होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, ऐसी ईमेल्स को फिल्टर आउट कर देते हैं, ठीक है। ईमेल अटैचमेंट को आपको ध्यान से खोलना चाहिए। फार्मिंग जो होती है PHAR के साथ फार्मिंग होती है। मैलिशियस कोड होता है जो हार्ड ड्राइव और सर्वर पे होता है, ये आपको एक बोगस वेबसाइट पे ऑटोमेटिकली डायरेक्ट कर देता है, ठीक है। पर्सनल डाटा कलेक्ट कर लेगा आपसे फ्रॉड आइडेंटिटी के लिए। एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हो। यूजर्स कैन कंसीडर के वो चेक कर सकते हैं कि वेबसाइट ये लग रही। आप आमतौर पर अगर IP एड्रेस से जाओगे वेबसाइट पर तो आप उसकी सही वेबसाइट पर जाओगे, बजाय कि आप उसको उस पर जा रहे हो अगर उसमें इस तरह का कोड इंस्टॉल नहीं है, ठीक है। उस बात ये कि साइट को चेक कर ले कोई HTTPS में है या HTTPS में नहीं है, थोड़ी बात, ठीक है।
वार ड्राइविंग जो होती है, यहाँ बेसिकली एक वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन को वो किया जाता है, उसको इलीगली एक्सेस किया जाता है, ठीक है, उसका मिनिमम एक्सेसरीज की जरूरत पड़ती है, किसी का इंटरनेट डाटा आप चोरी कर सकते हो, उसका एक्सपेंस पड़ जाता है, पासवर्ड स्टील हो जाते हैं, WEP इंक्रिप्शन जो होती है इसको प्रिवेंट करती है काफ़ी हद तक, कॉम्प्लेक्स पासवर्ड्स और फायरवॉल्स भी इसको प्रिवेंट कर सकती हैं, ठीक है। पासवर्ड को आप आमतौर पर कोशिश करो कि चेंज कर दिया करो अगर कोई अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही है। स्पाईवेयर और की लॉगर क्या होते हैं, वर्ड से शामिल है कि ये आपकी की प्रेसेस को ट्रैक करते हैं कि आप अपने कंप्यूटर पर कर क्या रहे हो, ठीक है। उसके बाद ये है कि ये उस बंदे को वापस भेज देते हैं सारी इन्फॉर्मेशन जिसने आपका स्पाईवेयर किया, जिससे आपके जो भी आप पासवर्ड टाइप करते हो, कोई बैंक के कोड्स वगैरह, क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, वो इस तरह की ली जा सकती है, ठीक है। एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ किए जाते हैं। अच्छा, स्पाईवेयर आमतौर पे इतना बैकएंड चल रहा है तो उसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है कि हो भी रहा है कंप्यूटर में, ठीक है। उसके बाद आपको कोई ऐसा क्लू नजर आए तो कोई आपको फीलिंग हो कि स्पाईवेयर चल रहा है तो उसको आप ध्यान करें उसका। अच्छा, ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के लिए कीबोर्ड ना यूज़ करें, उसका ऑन स्क्रीन कीबोर्ड से माउस से एंटर कर लें, ठीक हो गया। और जो ये अच्छा ठीक है, उस पर हो गया। कुकीज़ जो होती हैं, इन्फॉर्मेशन पैकेट्स होते हैं वेब ब्राउज़र से, वेब ब्राउज़र जो होता है वेब सर्वर जो होता है, कुकीज़ जो होते हैं इन्फॉर्मेशन पैकेट्स होते हैं जो वेब सर्वर सेंड करता है वेब ब्राउज़र को, ये एवरी टाइम जनरेट किया जाता है। जो विजिट को वेबसाइट को विजिट करता है, ये ट्रैक करता है यूज़र को और उसकी प्रेफरेंसेस के बारे में चेक करता है। ये प्रोग्राम जो होता है, प्रोग्राम नहीं होता बेसिकली, पीसेस ऑफ डाटा होता है, सो ये स्पाईवेयर नहीं है, ठीक है। कुकी गैर इन्फॉर्मेशन जो होती है ये एक एनोनिमस यूज़र प्रोफाइल बनाती है, विदाउट पर्सनल इन्फॉर्मेशन शामिल नहीं होती इसके अंदर, क्रेडिट कार्ड न्यू नंबर इस तरह की, लेकिन एनोनिमस प्रोफाइल होती है कि उनकी प्रेफरेंस क्या क्या चीज़ सर्च करता है, ठीक है। उससे फिर आपको रिकमेंडेशन आती है, फेसबुक पर आ रही होती है, यूट्यूब पर आती है कि बहुत देर बाद बता रहा था आप पहले ये चीज़ें गूगल सर्च कर रहे हो तो वहाँ आई थी ना कि ये आप वीडियो देखें इस तरीके से। डेटा लॉस के बारे में बात की जाती है, उसके आपको पता होगा डेटा लॉस को प्रिवेंट करने के लिए आप उसको कहीं वो पैरेलल वो चला लें, उसके अंदर अपनी वो चला लें, बैकअप्स कर लें, उसका सॉफ्टवेयर मेल फंक्शन हार्डवेयर मेल फंक्शन पर वर्क करें, दोनों के बारे में सोचा करें। सोचना हो तो दोनों के बारे में सोचा करें, ठीक है। एक्सीडेंटल लॉसेस को किस तरह वर्क करना है, लोगों को एक्सेस रिस्ट्रिक्ट कर दें उस जगह पे, सिर्फ जो ट्रेन पर्सनल है वो उसको यूज़ करें, इस तरह की चीज़ें। फायरवॉल और प्रॉक्सी सर्वर्स की बात होती है, ठीक है। जो फायरवॉल प्रॉक्सी सर्वर जो होते हैं वो ट्रैफिक को एग्जामिन करते हैं, इंटरनल नेटवर्क को पब्लिक नेटवर्क को, उसको कह जो इंटरनल पब्लिक नेटवर्क और पब्लिक नेटवर्क बीच में जारी होती है उसको टेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। क्राइटेरिया चेक करते हैं कि क्या वो इन्फॉर्मेशन क्राइटेरिया मैच कर रही है, नहीं कर रही तो उसको फिर फिल्टर आउट कर देते हैं। ट्रैफिक की लॉगिंग करते हैं, नहीं पता होता क्या ट्रैफिक है, क्या गई, क्या डाटा डाउनलोड हो रहा है, उसकी लॉगिंग कर रहे होते हैं तक पता हो कहाँ कोई मतलब हुआ है। अनडिजायरेबल साइट्स का वो एक्सेस को प्रिवेंट कर रहे होते हैं, वायरसेस और हैकिंग को प्रिवेंट कर रहे होते हैं, और मलिशियस सॉफ्टवेयर के बारे में वार्निंग दे रहे होते हैं। तो ये बेसिकली फायरवॉल जरूरी नहीं है कि आपका सॉफ्टवेयर हो, ये हार्डवेयर भी हो सकता है, ये बाकायदा एक हार्डवेयर यानी कि प्रॉपर जो है गेटवे भी हो सकता है। प्रॉक्सी सर्वर जो होता है ये इंटरमीडिएट सर्वर होता है, ठीक है, बिटवीन यूजर एंड वेब ब्राउजर, ठीक है। ये आपको अलाउ करता है इंटरनेट ट्रैफिक को फिल्टर आउट करने के लिए। और इसमें कैश भी, यानी कैश होता है टेम्पररी मेमोरी जो होती है किसी के बारे में, वो भी हो सकता है आपका स्टोर, ताकि आपकी लोडिंग स्पीड तेज हो जाए, ठीक है। यूज़र के IP को सीक्रेट रखता है, ठीक है, और ये फायरवॉल भी एक्ट कर सकता है। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो होते हैं SSL और TSL, आपका TLS जो है इसके बारे में पढ़ लेना, मैंने नोट्स में दिया हुआ है, टाइम बहुत कम रह गया इस वीडियो का। इंक्रिप्शन जो है सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक का थ्रू याद रखना। सिमेट्रिक के अंदर ऑब्वियसली बात है कि सेम की यूज़ हो रही होगी आपकी, उससे जो आपकी वो सीक्रेट की यूज़ हो रही होगी, तो एक की होगी आपकी इंक्रिप्शन के लिए, एक की होगी आपकी डिक्रिप्शन के लिए, ठीक हो गया। और कॉन्टेंट क्वांटिटी बना जाती है, जो सेंडर होता है वो रिसिपिएंट को वो सेंड कर रहा होता है, साथ वो की सेंड कर रहा होता है, ताकि लेकिन नुकसान क्या है कि ये की जो सेंड कर रहा है वो उसको हैकर एक्सेस कर सकता है, तो उसे हम कहते हैं की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम, यानी की को डिस्ट्रीब्यूट करते प्रॉब्लम आ सकता है, और फिर वो उसी की को यूज़ करके एल्गोरिथम वाला के साथ जो उसको डिक्रिप्ट कर सकता है। इसलिए एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन जो होती है इसमें एक प्राइवेट की होती है, पब्लिक की होती है, ये ज़्यादा सिक्योर है। एसिमेट्रिक के साथ पब्लिक की जो होती है वो हर एक को अवेलेबल होती है, प्राइवेट की सिर्फ उस यूज़र को अवेलेबल होती है, इसमें ये डाटा सेंड करना है, रिसीव करना है, ठीक है। सिमेट्रिक की जो होती है, जो आपकी पब्लिक की है, ये उससे बेसिकली ये है कि आपका डाटा इनक्रिप्ट होगा, उसके बाद जो आपका पब्लिक की से आपका वो जो इनक्रिप्ट होगा, फिर डिक्रिप्ट जो है वो प्राइवेट की से होगा। तो फायदा ये होता है कि भाई डिक्रिप्शन जो है वो हैकर जो है बीच में पकड़ लेते तो उसके बड़ा मुश्किल होता है उसको डिक्रिप्ट करना, ठीक है। बाकी आपके पास ये कि हैशटैग एल्गोरिथम होता है, ये इंक्रिप्शन से डिफरेंट होता है। इंक्रिप्शन एल्गोरिथम जो होता है वो डाटा को कन्वर्ट करता है मीनिंगलेस फॉर्म में। हैशटैग एल्गोरिथम जो होता है वो डाटा को इम्पॉसिबल कर देता है अंडरस्टैंड करने के लिए, इवन अगर आपसे डिक्रिप्ट कर लो। यानी दोनों फर्क ये है कि इंक्रिप्शन में अगर उसे डिक्रिप्ट कर लेगा समझ सकता है, हैशटैग एल्गोरिथम के अंदर ये है कि उसको अगर डिक्रिप्ट कर ले तभी समझ सकता है, अंडरस्टैंड हो ही नहीं सकता। वो अगर उसको इंटरसेप्ट कर भी लें डाटा को तो अंडरस्टैंड नहीं हो सकता, ठीक है। प्लेन और साइफर टेक्स्ट जो आपका इंक्रिप्शन से पहले टेक्स्ट होता है उसे प्लेन टेक्स्ट कहते हैं, इंक्रिप्शन के बाद जो टेक्स्ट होता है उसे साइफर टेक्स्ट कहते हैं। हर टाइम खत्म हो गया होगा वीडियो का। DDoS के बारे में पढ़ लेना, ठीक है, अटैक के बारे में, इन चीज़ों के बारे में, हाई लेवल लो लेवल जो होते हैं वो पढ़ लेना। भाई उसमें ऑब्वियसली बात है कि वो ज़्यादा आसान होती है यूज़ करनी, ठीक है, ईजी वो होती हैं। जो आपकी लो लेवल में थोड़ी सी मुश्किल होती है यूज़ करने, लेकिन वो क्लोज टू द मशीन लैंग्वेज होती है, तो उसका इंक्रिप्शन फास्ट, उसकी डिक्रिप्शन, उसका जो कन्वर्जन है फास्ट होती है, हाई लेवल थोड़ा स्लो होती है। ऑब्वियसली बात है डीप आप उसकी कंप्यूटर चेंज कर सकते हो, हाई लेवल में जो डीप आप नहीं चेंज कर सकते। ये तमाम बातें मुझे उम्मीद आपका बेनिफिट होगा, इसमें लगाना है क्योंकि बहुत कम टाइम रह गया एडिट करके, तो मैं इसको लगाता हूँ। बहुत शुक्रिया।